हेलो, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। मेरा नाम हया फ़ातिमा इकबाल है और आज मैं आपको वेलकम करना चाहती हूँ पुआन टॉक्स की इस सीरीज़ में जो कि रेगुलरली हो रही है। आज हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग पैनल मौजूद है और इस पैनल की इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनका डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ है, इनकी लोकेशंस इस वक्त डिफरेंट हैं, इनका पाकिस्तान के डिफरेंट एरियाज से ताल्लुक़ है, लेकिन इनको जो एक बात यूनाइट करती है वो ये है कि ये सब लोग किसी न किसी तरह फ्रीडम के लिए और आज़ादी के ख्वाब को मुमकिन बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इनका काम सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट नहीं करता, सिर्फ लिटरल टर्म्स में आज़ादी को रिप्रेजेंट नहीं करता, बल्कि इनका काम एक ऐसे एवोल्यूशनरी और स्लो प्रोसेस का नाम है जिसके ज़रिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ सिटीजन्स थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड थ्रू डिफरेंट एवेन्यूज़ ऑफ लाइफ जो है आज़ादी और एक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सबसे पहले साइमा शरीफ। साइमा का ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है। साइमा खैबर पख्तूनख्वा पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई हैं और इसके अलावा साइमा एक बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग यूनिट का हिस्सा है जिसका नाम है विक्टिम सपोर्ट यूनिट, जिसका काम ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद औरतों जिनके ऐसी औरतों की हेल्प करना और उनको सर्विसेज देना जिनका किसी भी तरह के वायलेंस से वास्ता पड़ा हो। और साइमा का काफ़ी ज़्यादा काम डोमेस्टिक वायलेंस सर्वाइवर्स और डोमेस्टिक अब्यूज सर्वाइवर्स से रिलेटेड है। और इसके अलावा साइमा के पास एलीट पुलिस कमांडो ट्रेनिंग भी है। और इसी ट्रेनिंग को हासिल करते हुए और इसी पूरे प्रोसेस से गुजरते हुए जो प्रोसेस डॉक्यूमेंट हुआ है वो एक डॉक्यूमेंट्री में जो है जिसका नाम है फ्रीडम फाइटर्स। हमारे पास जो दूसरी गेस्ट मौजूद हैं वो फ्रीडम फाइटर्स ही की को डायरेक्टर हैं माहीन सादिक। माहीन सादिक इज करंटली बेस्ड इन द यूके। माहीन का ताल्लुक कराची से है। आई एम आल्सो वेरी प्राउड टू से दैट माहीन इज अ ओल्ड गुड फ्रेंड ऑफ माइन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट I'm माहीन equally proud to इज अ say टू that टाइम to एमी you. नॉमिनेटेड डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। माहीन डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हैं। थैंक यू। माहीन डॉक्यूमेंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं और डायरेक्ट करती हैं और कुछ डॉक्यूमेंट्रीज को होस्ट भी कर चुकी हैं। और माहीन फ्रीडम फाइटर्स जो कि एक एमी नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री है उसकी को डायरेक्टर हैं। और आज जो हमारे पास पैनल में सारे लोग मौजूद हैं वो एक्चुअली उनका किसी न किसी तरीके से फ्रीडम फाइटर्स से ही ताल्लुक है। हमारे पास दो डॉक्यूमेंट्री कैरेक्टर्स मौजूद हैं एंड देन वी हैव वन फिल्म मेकर। और इसके अलावा हमारे पास मौजूद हैं सैयदा गुलाम फातिमा साहिबा जो कि इस वक्त लाहौर में बेस्ड हैं। आपका जो इदारा है उसका नाम है बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट। और का जो काम है एक तो वो काफ़ी दिहाइयों पे बेस्ड है और बहुत अरसे से फातिमा जी भट्टा मजदूरों को और ईंटों के जो भट्टे होते हैं उन पे काम करने वाले लोगों को आज़ादी दिलवाने की कोशिश कर रही हैं और हज़ारों लोगों को आज़ादी दिलवा भी चुकी हैं, मगर आज़ादी दिलवाने के बाद भी उनको सस्टेन करना, उनकी मदद करना, उनकी ज़िंदगियों को एक बेहतर रुख पे लेके आने का काम कर रही हैं। और फातिमा जी का काम पूरा पाकिस्तान जानता है और स्पेसिफिकली आपका काम जो है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान के सूबे पंजाब में जो है वो भट्टा मजदूरी का काम होता भी ज़्यादा है और ज़्यादा जो ब्रिक किल्स हैं वो पंजाब में हैं। तो हम आप तीनों कहती हूँ आप लोग इतने अमेजिंग है कि आपका इंट्रोडक्शन भी थोड़ा लंबा होता है तो थैंक यू मच। मैं इस वक्त अपने ऑडियंस से दो बातें कहना चाहती हूँ। एक ये कि फ्रीडम फाइटर्स जो डॉक्यूमेंट्री है आई थिंक आप लोगों को इस टॉक का और ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब आप इस फिल्म को भी ज़रूर देखें, क्योंकि ये फिल्म भी एक ऑल पाकिस्तानी क्रू ने बनाई है। इस फिल्म के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कैमरा पर्सनस, एडिटर्स, एनिमेटर्स, हर कोई है। इट्स अ वेरी मूविंग फिल्म और ज़्यादा लंबी भी नहीं है, 30-32 मिनट की फिल्म है। इट्स ईजिली अवेलेबल ऑनलाइन, आपको पुआन के पेजेस पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। इट्स अवेलेबल ऑन विमियो, अगर आप सर्च करें तो आप एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की पावरफुल किस्म की पाकिस्तानी एमी नॉमिनेटेड डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं और आपको इन तमाम लोगों की ज़िंदगियों के बारे में उसके ज़रिए ज़्यादा पता चल सकता है। जो दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आप जब भी चाहें तो आप हमें अपने सवाल जो है भेज सकते हैं। आप ऑब्वियसली फेसबुक लाइव यूज़ कर रहे हैं इस वक्त,
होपफुली. सो सेंड अस योर क्वेश्चंस. आपके पास जो भी सवाल हैं डिफरेंट पैनलिस्ट से, इवन अगर आप सवाल नहीं करना चाहते और कोई बात कहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेक योरसेल्फ हर्ड और हम आपकी बात को ज़रूर शामिल करने की कोशिश करेंगे. तो फातिमा जी, सबसे पहले तो हम आपसे बात शुरू करते हैं. आप मुझे और हमारी सारी ऑडियंस को प्लीज़ ये बताएं कि आप इतने अरसे से आज़ादी आज़ादी पर काम कर रही हैं और वैसे तो हम मतलब जब अपने नेशनल मीडिया पे और इधर-उधर बातें करते हैं तो लोग बहुत ज़्यादा एक फ़ख्र से बार-बार कह रहे होते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं. लेकिन एक आज़ाद मुल्क में अगर आप हमें एक ऑन ग्राउंड थोड़ा-सा आइडिया दे सकें कि एक आज़ाद मुल्क में कितने लोग हैं आपके ख़्याल में जो एक्चुअली आज़ाद हैं और उन लोगों की ज़िंदगियाँ कैसी हैं जो एक आज़ाद मुल्क में रहते हुए भी आज़ादी जिनके पास नहीं है? क्योंकि आपने इनकी ज़िंदगियाँ बहुत करीब से देखी हैं, तो प्लीज़ इसके बारे में हमें कुछ बताएँ। बहुत शुक्रिया हया। मुझे मैं इतनी इस वक्त इमोशनल हो रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है एक तो आपसे मिलके और आपसे बात करके, और फिर पूरी इस वक्त जो टीम है जिन्होंने अरेंज किया है इस सारी आज के टॉक को, और ख़ास तौर पे मैं पॉन को जो है वो उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें यहाँ तक ले आए। और ये मैं समझती हूँ कि शर्मीन उबैद चुनाई को भी एक क्रेडिट जाता है कि उसने पाकिस्तान से कि पता नहीं किस किस कोने से, हम लोग बड़े ऐसे ही बिल्कुल बेनाम से लोग थे और काम कर रहे थे, और उन्होंने हमें नाम दिया, शनाख्त दी, हमारे काम को शनाख्त दी। तो बेसिकली उन्होंने, मैं समझती हूँ कि ये जो जिसमें मैं समझती हूँ कि माहीन ज़ाहिर है उसका एक बड़ा रोल है, करेक्टर है माहीन का भी। इसने बड़ी मेहनत की, और आप लोग पता नहीं कैसे कितनी मेहनत में ये सोच रही थी कि जब ये डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हो तो आप किस कदर मेहनत करते हो, वो हमें अंदाजा है जब हमारे साथ सारा काम हो रहा होता है, और किस कदर सारे उस स्ट्रेस से और वो सारे मुश्किल हालात से, और वो फील्ड में जाके और भट्टे पे जाके वहाँ पे बड़ा खौफ भी और थ्रेट्स भी और सारी चीज़ें। लेकिन बहरहाल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस माहीन को भी, और ये एमी अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट हुई, तो मैं समझती हूँ कि इट्स अ बिग अचीवमेंट। और फिर हमारे काम को हमें जो शनाख्त मिली, उस शनाख्त के साथ साथ हमें प्रोटेक्शन भी मिली। इसको मैं ज़रूर एक्नॉलेज करना चाहती हूँ, यहाँ पे ये बात जो है वो करना चाहती हूँ कि फिर हम ख़वातीन को, जहाँ पे हम बिल्कुल बेनामी में और इस तरह अपने तौर पे ही काम कर रहे थे, तो हमें फिर एक सेंस ऑफ प्रोटेक्शन का भी एक रियलाइज़ हुआ, एहसास हुआ कि जब दुनिया तक हमारा एक मैसेज गया, और जो हुकूमतें हमारी जो है टाइम टू टाइम जो भी हुकूमत रही पाकिस्तान में, तो उनकी भी एक आई ओपनिंग का जो है ना इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज से, और पर्टिकुलरली ये जो फ्रीडम फाइटर या इससे पहले जितने भी डॉक्यूमेंट्रीज बनी, तो उनका एक काफ़ी इम्पैक्ट इस तरह से भी मैं देखती हूँ कि जबरी मशक्क़त करने वाले, फोर्स लेबर करने वाले भट्टा मजदूर जो है, ख़ास तौर पे मेरा फोकस जो है वो सिंध और पंजाब में, चूँकि बहुत बड़ी तादाद में भट्टे हैं, और एग्रीकल्चर, और मैं एग्रीकल्चर और भट्टा जात पे जो है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ बड़े लिंक्ड है। जब भी कोई वर्कर मार खाता है, वो तशद्दुद में होता है, परेशानी में होता है, उसके ऊपर जब ज्यादती उसके साथ हो रही होती है, तो वो अपनी जो, अगर वो एग्रीकल्चर में है तो वहां से वो जो सेकंड उसके लिए सेफ हेवन, वो अपने आप को समझता है ना, सो कॉल्ड सेफ हेवन, तो वो अपने आप को समझता है कि मैं भट्टे पे चला जाऊंगा तो वहां पे शायद जो ट्रैप करने वाला उसको होता है, वो कहता है यहाँ तुम्हारी जिंदगी बड़ी मुश्किल है, यहाँ लैंडलॉर्ड तुम्हें बहुत मार रहा है, यहाँ तुम्हारे साथ जो है वो अच्छा सलूक नहीं हो रहा है, तुम्हारी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं, बच्चों की रिस्पेक्ट नहीं है, तो तुम ऐसे करो कि मैं तुम्हें भट्टे पे ले जाता हूँ, तो वहाँ तुम्हें लाइफ जो है ना, तो वो उसको एक बड़ी अट्रैक्शन दिखाता है। तो जब वो भट्टे पे चला जाता है, तो भट्टे पे जो है ना वो उसकी उससे भी बदतरीन जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर का सामना करना पड़ता है, बदतरीन जबरी मुशक्कत का सामना करना पड़ता है उसको। तो ये एक तरह का बड़ा लिंक है एक दूसरे के साथ। और इसी तरह जब भट्टे पे उसके साथ तशद्दुद हो रहा होता है और वो सारी सफरिंग कर रहा होता है फोर्स्ड लेबर, तो वो वहां से भागकर उसको फिर ट्रैप किया जाता है, तो वो लैंडलॉर्ड के पास। तो ये बड़ा एक दूसरे के साथ ना कोई लिंक है ये सारा काम। अब आपने ये जो सवाल है मैं समझती हूँ बड़ा वैलिड किया है। देखिए पाकिस्तान में तो वैसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो
मजदूर है ना, जो कि बड़ा फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज हैं हमारे पाकिस्तान के अंदर, वो एक तरह से बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड कही जाती हैं या उनको कंसिडर किया जाता है। तो उन फैक्ट्रीज के अंदर भी जो डेली बेसिस पे काम करने वाले वर्कर्स होते हैं ना, और जो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने पर काम करने पर मजबूर है, एटलीस्ट लोगों के पास रोजगार ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, तो इतने जॉबलेस लोग, इतनी बेरोजगारी है। तो ऐसे हालात में तो मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान में सारे ही जबरी मुशक्कत का शिकार है। हर वो मजदूर जो 10 से 12 हज़ार रुपये महीने पे काम करने पर मजबूर है, और उसके पास कोई जॉब एग्रीमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई जॉब एग्रीमेंट नहीं है किसी चीज़ की, कोई उसको वर्कर्स डेफिनेशन में ही नहीं कंसीडर किया जाता। वो तो ऐसे ही है, बस जिस वक्त जब दिल चाहे उसको निकाल के बाहर फेंक दिया जाए, उसको पैसे दिए जाए या ना दिए जाए, ये भी मालिक की, ये फैक्ट्री ओनर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इन सब में जो एग्रीकल्चर में और भट्टा जात पे और कानकनी में, ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे बड़ी फोर्स लेबर और बदतरीन किस्म की जो है ना, वो जबरी मुशक्कत ली जा रही होती है। तो जब हम इन लोगों को आज़ाद करवाते हैं, तो अभी भी मेरे साथ एक ऐसा बच्चा बैठा है, एक ऐसा नौजवान बैठा है, जिसकी फैमिली को भी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हमने रिलीज़ करवाया। तो उनको मैं देख रही थी कि उनकी आँखों के अंदर एक एक चमक नज़र आ रही थी आज़ादी की। एक आज़ादी की जो एक खुशी होती है ना, हालाँकि मतलब उनको कोई बहुत अच्छे हम फ़ौरी तौर पे इस पे नहीं ले जा सकते होते, जिस तरह की हम समझते हैं कि उनको लाइफ़ एन्जॉय करनी चाहिए। लेकिन उस स्ट्रेस से जब हम उनको निकालते हैं, अभी वो इस सारे फ़ेज़ में होते हैं, लीगल प्रोसीडिंग के उसमें होते हैं। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो एक लाइफ होती है, और 1-2 आपने देखी भी होंगी डॉक्यूमेंट्रीज़ इससे पहले, जो हीरोज़ के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनी थी। तो उसमें वो जो आशिक के बच्चे जो हैं, वो जैसे ही आज़ाद होते हैं, तो उनकी आँखों में एक अजीब-सी चमक नज़र आती है, खुशी नज़र आती है, और फिर वो ऐसे आज़ादाना खेल रहे थे बच्चे। तो उनकी जो आज़ादी है, उसको वही बंदा देख सकता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकता है, जो उनको आज़ाद करवा के उनको लाता है। अच्छा, अब ये जो फैमिली, ये इतनी रिलैक्स है, मैंने उसको पूछा, भई अच्छा आपका कहाँ जाने का प्रोग्राम है? आप क्या करेंगे? नहीं, बस ठीक है, अब तो हम बिल्कुल आज़ाद हो गए हैं, अब तो हम अपनी मर्ज़ी से जाएँगे। मतलब अब उनको कोई फ़िक्र ही नहीं थी, जैसे कि अभी-अभी वो पैदा हुए हैं। यानी यूँ लगता है कि ये लोग जस्ट ये उस तशद्दुद से निकले हैं, वहाँ से रिलीज़ करवाने के बाद वो ऐसे अपने आप को फ़ील करते हैं कि हम तो पैदा आज हुए हैं, और हमने दुनिया अब आज देखी है, हमें तो अब पता चला है, हमें अब रोशनी नज़र आ रही है, अब हमें लाइट मिल गई है। तो इस तरह के एहसासात उनके अंदर तो होते हैं। मैं पिछले दिनों में, मेरे एक बड़े भाई कनाडा में, तो वो आजकल बड़े ये कोरोना की वजह से मुझसे 14 साल बड़े हैं ना, तो मेरे लिए तो बहुत, मतलब मेरे लिए काबिल एहतराम और मेरे बाप की जगह पे। तो वो पिछले 3-4 महीने से ओंटारियो में बिल्कुल अलोन है। तो वो मुझे बताते हैं कि मैं इस वक़्त यहाँ पे इतना, मतलब मुझे है कि सारी चीज़ें हैं, पैसा भी है, खाने को भी है, हर चीज़ है, अवेलेबल है, पर मैं अकेला हूँ ना। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक बंदे को तो वैसे ही आप किसी जगह बंद कर दें, अगर अकेला छोड़ दें, आप उसको सारी चीज़ें दे दें, सारी सहूलतें दे दें, तो वो ऐसे, मतलब चीखता है कि भई मैं मारा गया, जिस तरह वो अकेले रहना ही उसके लिए जो है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो फिर ऐसे लोगों को, जिनको उनके खानदानों से, उनके घर वालों से, उनके रिश्तेदारों से, उनकी फैमिली से, उनके दोस्तों से बिल्कुल सेपरेट करके, तो उनसे फिर जब जबरी तौर पे काम करवाया जाता है। और भट्टे का काम जो है, वो कोई आसान काम नहीं है, वो मुशक्कत है वाक़ई, जिसको कहते हैं मतलब मुशक्कत। तो मुशक्कत का मतलब ये है कि वो बहुत ही हैज़र्डस किस्म की, बहुत ही बदतरीन किस्म की जो एक है, वो काम है, मुशक्कत है, और वो आम आदमी काम ये कर भी नहीं सकता। और ये भट्टा मज़दूर, ये एग्रीकल्चर में इवन काम करने वाले मज़दूर, ये कोई आपको किसी मंडी में नहीं मिलते। इनकी मंडियाँ यही हैं कि इनके लिए मिडल मैन जो है वो अरेंज करते हैं। मिडल मैन फिर रहे होते हैं, वो लोगों को ट्रैप करते हैं, लोगों को बड़े खूबसूरत, बड़े सुहाने ख्वाब दिखाते हैं, और वो दिखा के। तो अभी ये जो मैं रिसेंटली फैमिली को मैंने रिलीज़ करवाया है, ये 3 छोटे बच्चे, सबसे छोटा बच्चा 1 साल का है। और वो बच्चा इतना खुश नज़र आ रहा था, इतना खुश नज़र आ रहा था कि भई एक इस 1 साल के बच्चे को कैसे समझ आ गई है।
लेकिन उसको शायद कि अब माँ की गोद मिल गई है। वो माँ जो कि उसको दूर रख के, अलग रख के अपने से वो काम करती थी, अब उसको माँ उसको टाइम देती है। इसलिए वो मुझे लगा, मैंने ये सोचा कि 1 साल के बच्चे को तो खैर आज़ादी की सेंस नहीं हो सकती। तो फिर मैंने पूरा ऑब्ज़र्व किया, मैं पूरा दिन-रात देखती रही, तो मुझे यूँ लगा कि उसको अब वो ये खुश है कि अब माँ ने मुझे टाइम दिया, माँ ने मुझे गोद उठाया है, माँ मुझे अब पिला रही है, खिला रही है। तो वो बच्चा जो 1 साल का जिसको कोई सेंस नहीं, उसको भी ये समझ आई है कि शायद मैं अब आज़ाद हुआ हूँ और मैं अब पैदा हुआ हूँ। और बड़ी अभी भी बहुत बड़ी एक पंचायत हुई 2 रोज़ पहले, और उस पंचायत में ये कहा गया कि जी इनके भाइयों को उठा लो, इनको इस तरह मार दो, और मतलब उस पंचायत में बड़े-बड़े नामवर लोग बैठे हुए थे। और फिर हमें मैसेज मिला कि जी वो ये कहते हैं, फाइनली उन्होंने क्या किया कि अपनी जान छुड़ाने के लिए कि बंदे को उठा के ले जाएँगे, उसके भाइयों को उठा के ले जाएँगे। उन्होंने कहा जी वो तो गुलाम फातिमा के पास बैठे। तो भई हमने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए, हमने तो सच-सच बता दिया कि वो गुलाम फातिमा के पास बैठे। मैंने कहा बस ठीक है, गुलाम फातिमा का किसी दिन काम हो जाएगा। नहीं, नहीं, तो आपका तो हाँ, ये नहीं ये आपका काम आपका सिर्फ़ अच्छा वाला अच्छा-अच्छा काम होगा, आप बिल्कुल परेशान ना हों। होपफुली और लेकिन हाँ, ये होपफुली आपका नाम डेफ़िनिटली मैंने भी अपने अपने ऑब्वियसली माहीन ने भी आपके साथ काम किया है और मैंने भी आपके साथ काम किया है डॉक्यूमेंट्रीज़ पर और हमने देखा ही है कि वाक़ई में आपका आपका तो नाम ही काफ़ी है ना थर-थर काँपते हैं बड़े-बड़े भट्टा भट्टा ओनर्स आपके नाम से तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की आपकी एक प्लेज़ेंट किस्म की दहशत है, मैं ये कह सकती हूँ आपकी। नहीं, वो पिछले दिनों लाम्स लाम्स यूनिवर्सिटी से थे हमारे एक बड़े दोस्त प्रोफेसर हैं, और बड़े मतलब वो लेफ्ट के भी बड़े हाँ जी, अच्छे वेल वेल ग्रूम्ड है, बड़े नौजवान ना। तो हाँ, तैमूर रहमान, तो जी। वो ना उन्होंने उनका मेरे से बात हुई थी, कहते पिछले दिनों मुझे एक हुआ कि ऐसे ही हम कहीं जा रहे थे, तो रास्ते में ऐसा रास्ता था कि हमें कहीं स्टे करने के लिए कोई होटल वोटल कोई इस तरह की, तो हमने अपने किसी दोस्त को फ़ोन किया, तो उसने कहा अच्छा, अच्छा आप ना इस पॉइंट से गुज़र रहे हो, तो यहाँ पे हमारे ना कुछ भट्टे वाले दोस्त हैं, तो वहाँ वो ओह आपको हो! ठहरा लेंगे, वो आपको ना होस्ट हाँ, करेंगे। कहते हाँ, जी वो भट्टे वालों ने हमें बड़ा होस्ट किया, तो मुझे आप याद आ गई, उनकी इतनी हाँ, मेहमान नवाज़ी, उनका ऐसा ज़बरदस्त। ऑफ़िस, भट्टे का ऑफ़िस, और उनकी मेहमान नवाज़ी, खाने और कारपेट, और दूसरी तरफ वो वर्कर्स थे सारी, तो मैं बड़ा परेशान हुआ। तो कहता मैंने उसको सवाल करने शुरू किए। तो वो हुँ, कहते हैं अच्छा जी छोड़े सारी बात, आप बताएं कि आप किसी फातिमा को जानते हैं? उसने कहा ओह! जी मैं तो लेफ्ट का बंदा हूँ, मैं प्रोग्रेसिव हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, आप फातिमा को जानते हैं? वो कोई एक फातिमा बीबी है। कहा हाँ हाँ मैं वो जानता हूँ उनको, वो तो बड़ी बड़ी सब सी जानते कॉमरेड है। हैं। अच्छा, कहते यार सब उससे जानते हमारी जान छुड़ा दो, अल्लाह का वास्ता आप उसको जानते हो तो उसको उसे कहो हमारे बेटे तो वो बिज़नेस कहता पे मुझे, इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो वो कहता मुझे तो समझ आ गई कि भई आप वाक़ई काम जो करती हैं अभी कुछ और देर पहले अपने नहीं, नहीं, वो तो ऑफ़ कोर्स ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल उसमें तो कोई शक नहीं है। और आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की अभी थोड़ी देर पहले फातिमा जी, आप अपने भाई के बारे में बता रही थीं जो जो कनाडा में हैं और आप कह रही थीं कि वो जब वो उनको अपनी मतलब पैंडेमिक की वज़ह से और कोविड की वज़ह से उनको अपने घर से दूर रहना अब घर वालों से दूर दूर रहना रहना पड़ा, पड़ा। तो उनको लगा कि ये इस के लोगों के लिए अपनी फैमिली से दूर रह के काम करना कैसा होता होगा और मेरे ख़्याल में इस पैंडेमिक में हालाँकि ज़ाहिर है एक ऐसे शख्स जो जिस पे जब जो जो बॉन्डेड लिबरल हो उसकी ज़िंदगी और हमारी ज़िंदगियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन मेरा आसमान ख़्याल पर। है इस पैंडेमिक में ये भी बहुत ज़्यादा हमें हमें आम मतलब हमारे जैसे लोग जिनके पास बहरहाल कुछ हुकूक तो हैं और कुछ प्रिविलेजेस हैं, हमें भी आज़ादी की सही अहमियत पता चली है क्योंकि जब आपको कोई ये कह दे कि अब तुम्हें अगले 4 महीने घर के अंदर रहना है और तुम कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते और घर से बाहर निकलोगे तो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने हैं और तुम्हें जल्दी से जल्दी वापस आना है और तुम इस ये चीज़ नहीं कर सकते और ये काम भी नहीं कर सकते और उस जगह भी नहीं जा सकते और सिर्फ वो काम करोगे जो जो भी रियासत ने बताया कि आप सिर्फ अपना सौदा लेने के लिए जा सकते हैं। तो आई थिंक तब तो हम सबको अच्छी तरह से समझ में आया है ना कि आज़ादी की अहमियत क्या है। यानी आई थिंक अहमियत, उसकी उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अहमियत उसकी इम्पोर्टेंस पता ही नहीं चलती जब तक वो आपसे छिने ना। तो लेकिन आई होप कि हम छिनने का इंतज़ार भी ना करें सब लोग। तो डेफ़िनेटली आई थिंक ये बहुत एक इंटरेस्टिंग और बहुत एक पॉइग्नेंट मोमेंट है इस वक़्त तो पूरी दुनिया के लोगों के लिए कि हर किसी का मिज़ाज थोड़ा-सा आजकल ऑफ हुआ हुआ है, हर कोई थोड़ा-सा बेज़ार आया हुआ है, थोड़ा-सा सैड चल रहा है और हर कोई ये कहता है कि अब बस हो गई है, अब ये रूल्स नहीं फ़ॉलो हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ऑब्वियसली मतलब यानी फ्रीडम की तो कुछ एक अलग ही पावर है और एक अलग अहमियत है। अम
और आपने फातिमा जी ने तो अभी बात की ऐसे लोगों की जो कि वर्कर्स हैं और उनके फ्रीडम जो है उनके जो फ्रीडम्स हैं वो एट रिस्क हैं। अब हम साइमा के पास चलते हैं और साइमा आप हमें दो बातें बताएं। एक तो ये कि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आपका वास्ता रोज़ाना खुसूसन जब से आप इस सपोर्ट यूनिट में आई हैं उसमें आपका वास्ता ऐसी औरतों से पड़ता है जिनके हुकूक जो है वो पामाल हो रहे हैं और जिनकी समझे कि जिनकी जो पर्सनल आज़ादी है उस पर वो उनको नहीं मिल रही होती मेरे ख्याल में, राइट? तो और दूसरी बात ये कि और दूसरा ये कि आपने एक ऐसे प्रोफेशन का इंतखाब किया है जिसमें हम ऑब्वियसली जनरली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तवक्को नहीं करते कि उसमें औरतें जा रही हूँ, उसमें ऑब्वियसली कम औरतें हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है लेकिन बहरहाल कम है। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी जो एक पर्सनल ज़ाती तौर पे आपका जो एक फ्रीडम को हासिल करने की जो जर्नी है वो किस तरह की रही है। और आप हमने जब फिल्म देखी तो हमें अंदाज़ा हुआ कि आपकी फैमिली आपके लिए काफ़ी सपोर्टिव है और आपके भाई जिनकी जो जो शहीद हुए पुलिस फोर्स की ड्यूटी में ही आप सब आपको बहुत सपोर्ट हासिल थी। लेकिन आप थोड़ा सा इस बारे में बात करें कि जब आप प्रोफेशन में आई हैं तो उसके बाद आपको पर्सनल लेवल पे अपने किस किस तरह के फ्रीडम्स को हासिल करने में स्ट्रगल करनी पड़ी और फिर आप उन औरतों के बारे में बताएं जिनको फ्रीडम दिलाने की आप कोशिश कर रही होती हैं और जिनको आप उनके बेसिक राइट्स दिलाने की कोशिश कर रही हैं अपने काम के जरिए। साइमा आपका माइक आपको अनम्यूट करना होगा, सॉरी। साइमा हम आपकी आवाज़ नहीं सुन सकते क्योंकि आपका माइक म्यूट पर है। यस, नहीं अभी भी नहीं हो रहा। हम्म, जी साइमा आई थिंक आपको ना पहले अगर आप कंप्यूटर या फ़ोन पर हैं तो आपको पहले वहाँ पर एक बटन दबाना होगा। आपकी जो विंडो आ रही है उसमें थ्री डॉट्स होंगे। आ रही है अभी? यस, यस, बिल्कुल। अभी ठीक है? जी हाँ, हम आपको चलिए सुन शुक्र सकते है कि ठीक हो गया। अभी सुन सकते हैं? माइक मेरा ठीक है, अभी सुन सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत अच्छी हमारी वो बनाई, हमें इतना सामने लेकर आए, वो वाली बात कि हम छुपे हुए लोगों को, ख़ास तौर पे केपीके वालों को आप लोग सामने लेकर आए, जिन्होंने आज तक अपनी और ख़वातीन को, ख़ास तौर पे लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल तक जाने नहीं दिया। आप लोगों ने हमें जो है तो सामने ले आए, हमारी इतनी हौसला अफजाई की कि हम आप लोगों की कुछ तो इसमें आप लोग का भी हाथ है। वो इस वजह से कि आपने हमारी इतनी अच्छी वीडियो बनाई, दिखाया, हमारे अंदर हौसला पैदा किया कि ताकि हम इससे भी अच्छा कर सकें। हमारे अंदर एक हिम्मत और एक ताकत पैदा की कि ताकि हम आगे जो है तो ये हमारी जो वीडियोस देखें, जिन्होंने देखी यानी जिन्होंने नहीं भी देखी मैं उनसे कहूँगी कि देखें और वो आए फिर इस पुलिस फोर्स को ज्वाइन करें। आपने जैसा कि बताया मेरे भाई के हवाले से, तो आप लोगों ने वीडियो शायद देखी है। इसमें हम दोनों साथ ड्यूटी पे जा रहे होते हैं, हम ड्यूटी पे जाते हैं, इकट्ठे हमने ड्यूटी की और हमारी ये कुर्बानियाँ हैं। इसमें सिर्फ मेरे भाई नहीं, हमारे आईजी लेवल से लेकर कांस्टेबल लेवल तक तमाम पुलिस ऑफिसर्स ने कुर्बानियाँ दी हैं, शहीद हुए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो शहदा को सलाम करती हूँ और बल्कि तमाम पाकिस्तान से बाहर भी जितने ममालिक हैं वो यही कहते हैं कि भाई इन्होंने, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और चाहे वो आर्मी फोर्स है या चाहे वो पुलिस फोर्स है, इन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। तो मैं अभी इस जोश और जज्बे को लेकर चल रही हूँ आगे, और मैंने इसी तरह अपने भाई की पोस्ट ली शोहदा में, जो है तो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आ गई और मैं उनके मिशन को आगे लेके चल रही हूँ। इसी तरह भी मैं विक्टिम सपोर्ट प्रोग्राम की मैं इंचार्ज हूँ, उनकी जो है तो मैंने ट्रेनिंग हासिल की है और मैं ऐसी खवातीन पे काम कर रही हूँ जिनको
विरासत में हिस्सा नहीं मिलता, ये भी एक तशद्दुद है उनका। उनको खाना नहीं दिया जाता, कहते हैं कि भाई ये औरत है, ये बाद में खाएगी, ये औरत है, ये अपने हिस्से पे क्या करती है, ये बस भाइयों को अंगूठा लगा दे, बस दे दे। अच्छा, खामद उसको मारता पीटते कि भाई तुमने बेटियां पैदा की हैं, तुम बेटे पैदा करो। तो मैं इस लेवल पे काम कर रही हूँ इन खवातीन पर, जिन पे जो है तो सास कहती है कि नहीं ये कुछ भी नहीं करेगी, सिर्फ ये सफाई के लिए इसको हम घर में लाए हैं। इस तरह के उनको टॉर्चर करना, उनसे ज्यादती करना, मैं उन ऐसी खवातीन पे काम करती हूँ, मैं उनकी हेल्प करती हूँ, उनकी मैं रिपोर्ट करती हूँ। जो ऐसी खवातीन हैं, ऐसी लड़कियां हैं जो बहक जाती हैं टेलीफोन कॉल्स पर, और उस पर लड़कियों से लड़कों के साथ उनका अफेयर हो जाता है, वो घर छोड़ के उनके साथ भाग आती हैं, फिर वही लड़के जो है तो उनसे शादी करके उनको छोड़ देते हैं या नहीं भी करते हैं। तो मैं ऐसी खवातीन की मदद करती हूँ, उनकी रिपोर्ट्स लेती हूँ। और इस तरह से जो है तो जो आसपास जो खवातीन हैं जो जानती हैं कि भाई ये ऑफिसर बैठी हुई है थाना वुमेन डेस्क में, तो ये हमारे उस पे काम कर रही हैं, हमारे लिए बैठी हुई हैं खवातीन, हमारे लिए काम कर रही हैं। हमारी केपीके में जो है तो खवातीन को जो है तो थाने में आने की इजाजत नहीं है, वो थाने नहीं आ सकती। लेकिन वो जब हमारा सुनती है कि हाँ भाई थाने में सिर्फ मेल हजरात नहीं, फीमेल भी मौजूद है, तो वो फिर हमें देख के वो आती हैं, वो खुश होती हैं कि चले हमारी बात सुनने के लिए कोई खवातीन बैठी हुई हैं थाना जात में, वुमेन डेस्क में। तो ये हमें जो तो एनजीओज वगैरह भी सपोर्ट करते हैं, एतमाद वाले हैं बहुत अच्छे, उन्होंने हमारे लिए जो है तो ऑफिस बनाया गुलबहार थाना में, तो वहाँ पे इस तरह की खवातीन आ जाती हैं। और अगर इनको जो है तो फर्स्ट एड चाहिए होती है, हम उनको फर्स्ट एड भी प्रोवाइड करते हैं, यानी इनकी काफ़ी हेल्प करते हैं। और इसी तरह जो है तो मैं कहती हूँ कि ये फोर्स हमारी जो कहते हैं ना कि इसमें खवातीन, आप कहते होंगे कि ये तो बहुत, पुलिस में खवातीन, पहले हमारे इधर जो जो भी सुनते हैं वो कहते हैं पुलिस खवातीन क्या है भाई पुलिस खवातीन। तो हम अब वो हमें देखते हैं ना तो इतने जोश जज्बा और इतने हम काम करने लगे हैं कि हर बंदा यही कहता है कि हमने ये फोर्स क्यों नहीं ज्वाइन की। लड़कियों को अब स्कूल पढ़ाते हैं, और ये जो मैं अच्छा खवातीन के अलावा जो है ना मैं छोटे बच्चों पे भी काम करती हूँ जो तशद्दुद का निशाना होते हैं, जिनको जो है तो ये मार पीट वालदेन की तरफ से आ जाती, या कहीं से उस्ताज वगैरह, ये मदरसा वगैरह में भी, और कहीं उनके साथ आपको पता है कैसे माहौल चल रहा है, ज्यादतियात हो जाते हैं ऐसे, तो फिर हम उनके साथ जो है तो उनकी भी मैं हेल्प करती हूँ। अगर कोई ज़ईफ मेल है या फीमेल है जिनको बच्चे घरों से निकाल देते हैं कि बस अब ये किसी काम के नहीं रहे, उन पे काम कर रही हूँ, और हमारा काम बहुत अच्छा जा रहा है। और हमारे इसी जोश और जज्बे को देख के, तो जैसा कि आप लोगों ने हमारी वो वीडियो बनाई थी उसको भी लोगों ने बहुत सराहा, तो मैं कहती हूँ कि हमें देखकर तो अभी माशाल्लाह से भर्तियां हुई हैं, लेडीज आई हैं, क्वालिफाइड आई हैं, तालीम हासिल की हुई है उन्होंने, आई हैं, एनटीएस टेस्ट पास करके आई हैं हमारे लिए, वेरी गुड। बहुत अच्छी है। और कंप्यूटर कोर्सेज भी बहुत अच्छे अच्छे, काफी लायक ऐसी आई हुई है कि आप यकीन माने कि ये वो केपीके नहीं रहा। ये कहते कि बस ये औरत एक चार दीवारी में बंद रहेगी और इसको कोई पूछेगा नहीं, तो वो अभी जब भी कोई ऐसी बात होती है तो हमारी हेल्पलाइन है, उन पे कॉल्स भी करती है, हमने अनाउंस्ड की हुई है हेल्पलाइन वगैरह। तो उस पे जैसे कि अभी फातिमा साहिबा ने कहा नहीं कि भट्टे पे जो है तो छोटे बच्चों पे इन्होंने वो किया ना, तो मैं कहती हूँ मैं इन पे एफआईआर करती होती हूँ, इनको मैं अरेस्ट करती हूँ कि भाई ये तशद्दुद करते हैं ना, ये भी तो एक तशद्दुद है ना, छोटे बच्चे से ये शूज पॉलिश करवा, मजदूरी करवा देना, ये भी एक तशद्दुद है। तो इस तरह एनजीओज वाले जो है ना तो कुछ ऐसे हैं हमारे साथ जो हेल्प करते हैं, जिन्होंने क्राइसिस सेंटर भी खोले हुए। वो लड़की जो घर से भागती, जिसकी अपने घर में भी जगह नहीं होती, ससुराल में भी नहीं होती, फिर हम उनको क्राइसिस सेंटर भिजवाते हैं, तो ये नहीं हम उनको सेफ करते हैं। हमारा काम ही यही है, पुलिस का काम उनको जो है ना तो सेफ करना है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जो भी हो, ये जिनका जो राइट बनता है हम उनको दिलवाते हैं और हक की बात पे करते हैं। और इसी तरह हमारा ये सिलसिला जारी, मैं आप लोग से भी यही कहना चाहूंगी कि ये पेशावर में ये हो रहा है और किसी सूबे में अभी तक नहीं हुआ। ये विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर, ये विक्टिम्स के जो प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं ना, ये केपीके में चल रहे हैं, एबटाबाद हो गया और मदान हो गया, स्वात हो गया हमारा,
इन ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है और इन पे हम काम कर रहे हैं। तो मैं थैंक कहती यू हूँ सो आप लोग मच भी साहिबा। आगे इसको मैसेज कन्वे करें कि ताकि हमारे पास आए ऐसी खवातीन, और बिल्कुल, मैं थैंक चाहूंगी यू कि सो मच साहिबा। आए हमारे पास, हम उनकी हेल्प के लिए बैठे हुए हैं। और इसलिए आई थिंक आपका जो काम है वो आपने एक जो लिस्ट चीजों की बताई कि आप क्या क्या करती हैं। जी सड़क पे पॉलिश करने वाले जूते वाले बच्चे जो हैं उन उन जी उन जी जी उनके जो पीछे उनके कारिंदे होते हैं उनके खिलाफ एफआईआर कटवाने से लेके औरतों की जायदाद के मसलों तक, आई थिंक ये हमें यही याद दिलाता है कि पाकिस्तान में, मतलब आपको देख के हमें ये भी याद आता है और हमें पता चलता है कि काम करने वाले लोग हैं, लेकिन आपकी बात सुन के हमें ये भी याद आता है कि अभी और कितना काम बाकी है। और बिल्कुल आई थिंक ये जो इस जब आई थिंक इधर जो क्रेडिट जाता है वो माहीन एंड टीम को जाता है कि जब हम इस तरह की कहानियां उजागर करते हैं तो आई थिंक तब उससे बिल्कुल भी थोड़ी सी बात आगे बढ़ती है कि आपको थोड़ा सा ऑन ग्राउंड पता चलता है, क्योंकि आई थिंक पाकिस्तान में एक थोड़ा मसला ये भी है कि सब की अजम्पशन ये होती है कि सब बहुत अच्छा है, राइट, और हर किसी को ये फिक्र रहती है कि बस सब अच्छा है और मिल तो रहा है और इतनी तो आपके पास आज़ादी है, लेकिन बात ये कि इतनी उतनी की बात नहीं, हमें तो 200% आज़ादी बिल्कुल चाहिए। हाँ कब मिलेगी? बिल्कुल सही, ये कोई छोटी बिल्कुल मोटी ये तो बात नहीं है कि बस थोड़ी सी मिल गई तो हम बैठ जाएं कि अच्छा भाई मुझे इतनी मिल गई है मैं अब खुश रहूं। तो ये तो और आई थिंक आज़ादी की जो अहमियत है या हुकूक की जो अहमियत है वो तो यही है कि जब अगर आपको लगता है कि आपको मिल गए हैं तो फिर आप अपने उस पोजीशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे दूसरे लोगों की मदद करने के लिए जिनके पास नहीं है, क्योंकि ये बात तो बढ़ाने से ही बढ़ती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपने जो कहा कि और ज़्यादा लड़कियां जो हैं और ज़्यादा खवातीन जो है टेस्ट दे के और हाँ एनटीएस वगैरह दे के आ रही हैं, आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और आई थिंक खैबर पख्तूनख्वा का तो आई थिंक ये जो फिल्म है, मुझे जब मैं कल खासतौर पर दोबारा से फिल्म देख रही थी तो मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी थी कि ऑब्वियसली खैबर पख्तूनख्वा का जो एक इमेज है वो भी एक, मतलब वो भी ज़ाहिर है मसले भी हैं, लेकिन उसका एक खास तरह का बिल्कुल इमेज है जो कि अब क्रिएट हो चुका है, वो भी मीडिया नैरेटिव से ही क्रिएट हुआ है। तो आई थिंक अगर हमें कुछ ऑल्टरनेट ट्रूथ भी नज़र आता है स्टोरीज के जरिए तो वो बहुत अच्छी बात है। और हम खैबर पख्तूनख्वा की बात कर ही रहे हैं तो हमारे पास हमारी फ्रीडम फाइटर्स की जो एक और जो तीसरी कैरेक्टर हैं तबस्सुम अदनान साहिबा, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। तबस्सुम साहिबा का ताल्लुक स्वात से है और तबस्सुम साहिबा ख्वंद कोर को हेड करती हैं। और इसके अलावा आपका जो एक अहम काम है और बहुत मुझे तो बड़ा क्रेजी आइडिया लगता है ये सोच के भी, वो ये है कि आप फाउंडर हैं पहले ऑल वुमेन्स जिरगा की, यानी खवातीन का जिरगा। तो मुझे तो सुन के ही लगता है ना कि ये क्या आइडिया है। सबसे पहले तो मैं ऑनेस्टली आपको अपना व्यू बताऊंगी कि ये क्या क्या फिट बात है इन वेरी कैजुअल टर्म्स। लेकिन तबस्सुम साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो मैं डायरेक्ट आपसे जो है सवाल पूछती हूँ। मुझे आई होप आप खैरियत से हैं और आपने ऑफिस जो है वो ठीक से पहुंच गई हैं। आपसे सवाल ये है कि सबसे पहले तो आप ये बताएं, ये थोड़ा सा डिफरेंट आइडिया है, मतलब ये आपके जहन में यानी आप क्या ऑब्जर्व कर रही थी? यह भी आया कि अच्छा सही है मर्दों का जिरगा है तो का भी कनेक्शन हो स्लो सकता हो है। रहा है। और फिर आप थोड़ा सा इस पर भी तबस्सुम साहिबा बात करें कि ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर मर्दों के पास सारी पावर है और औरतों के पास बहुत कम पावर है, तो आपका जो ऑल वुमेन जिरगा है वो आहिस्ता आहिस्ता उसने पावर या अथॉरिटी हासिल कैसे की? क्योंकि आप ये बहुत पहले से काम कर रही हैं, लेकिन चलें आपने जिरगा बना भी लिया, पहले तो उस आइडिया की बात करते हैं, मगर हेलो फिर हेलो, संजीव ये आपका कनेक्शन मुल्क ठीक में तो नहीं है, जो काम मर्द उसी को कनेक्शन स्लो है। उसके हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है तो। हेलो आई थिंक शायद हया का कनेक्शन जी थोड़ा सा वीक तबस्सुम हो साहिबा, रहा हम है। आपको सुन सकते हैं। आप सुन सकते हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही। आई थिंक शायद हया भी रिकनेक्ट कर रही हैं, बट आई थिंक उनका बेसिकली सवाल ये था कि जो आइडिया फीमेल जिरगा का जो आइडिया है वो काफ़ी अनयूजुअल सा आइडिया है। तो ये किस तरह, मतलब इससे किस तरह आया आपको कि आप ये क्रिएट करें, और इससे क्या क्या चेंजेस आपने विटनेस किए हैं?
जी सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और सबको अस्सलाम वालेकुम। आइडिया मेरे जहन में इस तरह से आया कि यहाँ पर एक बच्ची पर तेज़ाब फेंका गया था जिसका 70% हिस्सा झुलस गया था और हमने काफ़ी लोगों को मेल जिरगों को अप्रोच किया। हमने लीगल एड भी उस बच्ची को दिलाई, लेकिन मेल जिरगों की तरफ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन्होंने वादे तो काफ़ी सारे किए लेकिन रिस्पांस कोई नहीं मिला। तो शुरू में हमने छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाया कि हम इसी में अपने मसले मसाइल हल करेंगे और एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बाद जब बात और केसेस आने लगे वायलेंसेस के, जब पहली मरतबा मैंने प्रोटेस्ट किया था तब हम 7-8 औरतें थी। तो फिर उसके बाद और भी केसेस आने लगे, जैसे किसी लड़की का नाक काट दिया गया था, दूसरी बच्ची की टांग काट दी गई थी। तो उसके बाद हमने और ज़्यादा प्रोटेस्ट, औरतें और भी हमारे साथ ज़्यादा होती गई और फिर हमने उसमें भी हमने मेल जिरगों को इन्वॉल्व किया, लेकिन हमें उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने फिर ऑफिशियली ही एज अ चैलेंज हमने फंदो जिरगा एज अ चैलेंज हमने फॉर्म किया और उनको बताया कि अब ख़वातीन का अपना एक जिरगा है, उन्हें मर्दों के जिरगे की ज़रूरत नहीं है, हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। और ये वैसे किस तरह रिसीव हुआ? क्योंकि काफ़ी अनयूजुअल सा आइडिया है, जनरली पाकिस्तान में काफ़ी अनयूजुअल सा आइडिया, और मेरे ख्याल से शायद खैबर पख्तूनख्वा में और भी थोड़ा सा अनयूजुअल आइडिया है क्योंकि वहाँ पे मेल जिरगे तो बहुत ही कॉमन थे। तो किस तरह से ये रिसीव हुआ? तो ये इस तरह से हुआ कि बस जहन में एक बात आ गई हमारे कि हमारा अपना जिरगा होना चाहिए और हमें खुद अपनी बात करनी चाहिए। और ये कि अब जब केसेस आगे आने लगे, इसमें स्वरा का भी एक केस आ गया जो कि मेरे पास आया और उसमें मेल भी शामिल थे उस केस में। तो मेल ने आकर हमसे जो है हाथ पहले उन्होंने बढ़ाया कि हम आपसे ये चाहते हैं कि आप इस केस को छोड़ दें और हम सुलह करना चाहते हैं। तो उनसे मैंने कह दिया कि नहीं, सुलह सफाई तो आप अदालत जाके करें, अगर वो आपको सुलह करने की इजाज़त देते हैं तो आप कर लें, और नहीं तो मेरी तरफ से स्वरा के केस में, वनी स्वरा के केस में मैं सुलह वगैरह के हक में नहीं हूँ। अलबत्ता लड़की की वालदा जो थी वो डाइवोर्स चाहती थी, अपना हक महर चाहती थी, मकान चाहती थी, अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी, वो मैंने दिलवा कर दे दिया। उसके बाद से आहिस्ता आहिस्ता करके मशरान भी हमारे जिरगे को मानने लग गए। वो बहुत सारे केसेस ऐसे आए कि उसमें मर्द हजरात भी शामिल हो गए। अलग तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मर्द हजरात भी हमारे पास आते हैं अपने केसेस लेकर और अपने मसले मसाइल लेकर, चाहे वो इनहेरिटेंस के हो, चाहे वो उनके मियाँ बीवी के दरमियान हो, चाहे भाई भाई के दरमियान हो झगड़े हो, चाहे पड़ोसियों के दरमियान झगड़े हो, या जैसे रिश्तों के दरमियान झगड़े हो, तो सबके सब हमारे पास ही आते हैं, अप्रोच करते हैं। तो ये हमारी एक ग्रेट सक्सेस। क्या मैं वापस आ गई हूँ? हाँ तो चली गई थी। बिल्कुल, मैं बीच पे ही, इंटरनेट बस क्या कर सकते हैं, अब आई थिंक यही हमारी हकीकत है इस वक्त। लेकिन अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं क्लियरली तो बात को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तबस्सुम जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप अगली बार बात करिएगा तो ऊंचा बोलिएगा प्लीज, क्योंकि आपकी आवाज़ थोड़ी सी वॉल्यूम हल्का आ रहा था। लेकिन अब हम माहीन के पास आते हैं। माहीन से बात करते हैं। और माहीन, मुझे आपसे जो खास तौर पे एक सवाल टू अनदर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, वो ये है कि आपका ताल्लुक जो है वो कराची से, यू हैव लिव्ड अ लॉट ऑफ योर लाइफ, आप और पे काम कर रही थी। तो जब बहुत मैं ऑनेस्टली सवाल पूछती हूँ, जब लोग किसी ऐसी औरत को देखते हैं जो कि फील्ड में जाके काम करती है, जो कि कभी कैमरा उठा रही है, कभी प्रोडक्शन कर रही है, कभी डायरेक्शन कर रही है, और बज़ाहिर लगता है कि उसके पास कुछ राइट्स ऑलरेडी मौजूद हैं, राइट। और जब आप फील्ड में जाते हैं तो आपका जो एक यानी आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं, आपके पास तालीम भी होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपको एक खास नज़र से देखा जाता है, राइट। आपको लोग ऑटोमेटिकली थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं कि अच्छा भाई ये तो जी यहाँ से आई हैं और ये फिल्म बनाने के लिए आई हैं, इस तरह की बात। मगर मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि
पाकिस्तान में जो वुमेन हैं उनकी जो स्ट्रगल है अपने फ्रीडम्स के लिए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ लिमिटेड है टू सम रीजन्स इन पाकिस्तान, या आपको लगता है कि ये अक्रॉस एजुकेशनल बैकग्राउंड, अक्रॉस सोशल बैकग्राउंड, अक्रॉस एजुकेशन बैकग्राउंड्स, क्या आपको लगता है कि ये जो आज़ादी की एक जंग है ये टेक्निकली सबके लिए है? और आप इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि लोग अक्सर किसी रिलेटिवली, अगर कोई ऐसी खातून है जिनको पढ़ाई का मौका मिल गया है, जिनको काम करने की इजाज़त मिली हुई है, तो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास तो ये सब है, तुम्हें और कितनी आज़ादी चाहिए, राइट? ये सब तो है, और क्या चाहिए? आप इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में क्या कहोगी? और मुझे बताओ कि ऑन अ पर्सनल लेवल आपकी ज़िंदगी में वो कौन से कॉजेज़ हैं, या आपकी ज़िंदगी में वो कौन से फ्रीडम्स हैं जो आप खुद पर्सनली फाइट कर रही हो इस वक्त? What are the freedoms that you're still fighting for? Okay, sorry, नहीं वो थोड़ा सा कट गया था. The freedoms that that's a good question. आपने बिल्कुल सही कहा, जब हम जाते हैं फील्ड में तो, और अक्सर जब हम I think पाकिस्तान में इतना डिस्पैरिटी है बिटवीन सिटी लाइफ एंड रूरल लाइफ. तो जब हम अक्सर जाते थे, जिस तरह हम स्वात भी गए, हम पेशावर गए, और लोगों ने हमें देखा, को-एड टीम है, लड़की लड़के सब साथ काम कर रहे हैं इक्वल लेवल पे, तो थोड़ा सा अनयूजुअल लगता था कुछ लोगों को, बट वो ज़्यादातर क्यूरियोसिटी थी कि आपको ये फ्रीडम्स किस तरह मिले. एंड आई नो कि सिटी लाइफ में ज़्यादा पब्लिक स्पेस दिया जाता है औरतों को, बट आई थिंक ये बिल्कुल फॉल्स होगा कहना कि हम बिल्कुल ही फ्री हैं. हम नहीं हैं. हमारी पब्लिक स्पेसेस, आई मीन आई नो हमें एजुकेशन ज़्यादा दी जाती है, अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन में ज़्यादा हैं, अपॉर्चुनिटीज़ जॉब्स में ज़्यादा हैं, बट कितनी फ्रीडम है अगर आपके फिर भी आपको आपके मेल कॉलीग से आपको इनकम कम मिल रहा है. आप पब्लिक स्पेसेस में आपके जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, आपको काम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आप फिर भी सड़कों पे नहीं चल सकते. तो आपकी कितनी फ्रीडम्स हैं? आई अंडरस्टैंड कि हमारी शायद रिलेटिवली ज़्यादा फ्रीडम्स होंगी, लेकिन फिर भी लाइक आपने जिस तरह कहा, थोड़ा फ्रीडम है तो डजंट मीन कि बस अब हम खुश हैं, हम बैठ जाएं. वी शुडंट फाइट फॉर मोर फ्रीडम्स. Unless everyone else, unless we have absolute freedom, and unless every woman in Pakistan has absolute freedom, we should keep fighting and we should keep raising our voices. I mean, I know कि हम जिस तरह मैंने कहा, पब्लिक स्पेसेस में आपको औरत ज़्यादा नज़र आती है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, बट हम मार्केट में भी जब जाते हैं, आई मीन आई रिमेंबर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद ऑल माई कॉलीग्स एंड माई फ्रेंड्स एज वेल. हर एक लड़की, आई थिंक उसका एक टाइम पे तो एक्सपीरियंस हुआ होगा जहाँ उसको किसी ने गाली दी हो, या उसको कहा हो कि दुपट्टा सही तरह आप पहने, या उसको एट अनदर लेवल मतलब ग्रोप भी क्या होगा मार्केट में. और ये इतना कॉमन हो गया है कि अब हम बात ही नहीं करते इसके बारे में. ये तो बस नॉर्मल है, अनलेस समथिंग रियली बिग हैपेंस वी डोंट टॉक अबाउट इट. एंड देन दैट बीइंग सेड, आई मीन, तो आई थिंक एक किस्म से एक फॉल्स सेंस ऑफ फ्रीडम भी है कि जब तक आपके साथ सब कुछ सही है, आप फ्री हैं, लेकिन अगर कुछ हो गया तो फिर आप कहाँ जाएंगे? आपके लॉज हैं, बट आप वो लॉज इन्फोर्स नहीं हो रहे. जो ऑफिसर्स हैं वो सही ट्रेंड नहीं हैं. जो विमेंस राइट्स का जो एजेंडा है वो गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे प्रायोरिटाइज नहीं किया जाता. जब आपके ऑफिसर्स, अथॉरिटीज़ आपको जब कह रहे हैं, अगर आपका सेक्सुअल हरासमेंट, रेप केसेस आते हैं, आपको कहा जाता है कि आप विक्टिम ब्लेमिंग, कि आपने शायद कपड़े सही नहीं पहने हों, आप घर से 10 बजे के बाद क्यों निकली हुई थी, आप कौन से आपने इस सड़क पे क्यों गाड़ी चलाई. तो क्या मतलब, इस पाकिस्तान ओनली अ कंट्री फॉर women until 10 p.m. Are only a few streets available to women in Pakistan? So I think I think conversations अभी हो रही हैं, लेकिन there's still a very far way to go. I mean, I think औरत पाकिस्तान में अभी तक second class citizen है.
और आई थिंक ये अप्रोच के आप काम कर सकती हैं, आपको एजुकेशन मिला है, आप क्यों कंप्लेन कर रही हैं, आप आज़ाद तो हैं, दैट्स नॉट इनफ। और आई थिंक इवन ये जो सेंटेंस होता है कि आपको काम करने की इजाजत है, भाई ये इजाजत, ये तो हमारा हक ही है, ये इजाजत हक ही है। मतलब ये इजाजत कहाँ से आ गई, यू नो? मतलब जब मैं फील्ड में भी जाती हूँ, यू नो, अक्सर मुझसे पूछा जाता है, एंड जब लोग पूछते हैं वो बदतमीजी की वजह से नहीं पूछ रहे, वो बस एक्चुअली क्यूरियोसिटी एक है, एंड आई गेस एक इतना इनग्रेन्ड है हम में कि औरत को इजाज़त दी जाती है, या तो मतलब जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझसे पूछा जाता था कि अच्छा, has your father given you permission to work? And then after I got married, it was अच्छा, आपके husband ठीक है, आप ये काम कर रही हैं? Does he let you work? Does he let you work? You know? And you know, that being said, मैंने कहा भी कि मेरे जो मेल कॉलीग्स के साथ, जिस तरह आप सबने अब भी देखा होगा, तबस्सुम, सैयदा फातिमा, साइमा, काफ़ी जो मेल कॉलीग्स के साथ भी हम जाते थे, they're like-minded. And I shouldn't consider myself lucky that I was, you know, that I had like-minded male colleagues. It should just be normal. बट हम तसव्वुर करते हैं, वी एक्चुअली से दिस अ लॉट कि हम लकी हैं कि हमें इस तरह के मेल कॉलीग्स मिलते हैं, और मिले हैं एक्चुअली। आई थिंक मतलब अ लॉट ऑफ लाइक हमारे जो फॉर्मर कॉलीग्स हैं शर्मीन की टीम में, आई थिंक दे हैव बीन अमेजिंग मेन टू वर्क विद, बट मतलब ये एक्सेप्शन नहीं होने चाहिए ना, मतलब आई फील लाइक फॉर देम टू, हाँ, और लाइक मतलब ऐसा है ना कि अगर कोई जेंटलमैन है तो वो कोई फूलों का हार नहीं डिजर्व करता, वो तो नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए, राइट? कोई मतलब कोई सर पे नहीं चढ़ाने की वो जी आप बहुत अमेजिंग हैं, लाइक थैंक यू, आप अमेजिंग हैं, बट बाकी करोड़ों लोगों को भी इसी तरह होना चाहिए। माहिन, आपके लिए एक सवाल है, एंड देन वील मूव ऑन बैक टू द अदर पैनलिस्ट। आपसे आपकी शूटिंग के प्रोसेस के रिलेटेड सवाल है कि आई थिंक इट हैज टू बी समवन फ्रॉम पेशावर जिसने पूछा है कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस शूटिंग इन पेशावर, व्हाट वुड यू से as the media is showing we don't have respect for women in Peshawar? I think my experience in Peshawar was actually great. I was really welcomed in Peshawar, and I think and actually जब हम फिल्म भी कर रहे थे, काफ़ी हमारा ये conversation होता था शूट्स के बाद, हम बैठ के you know सारा जो दिन जिस तरह हमारा गुजरा, हम उसके बारे में बात करते थे कि लोग पेशावर में एंड जनरली इतने वेलकमिंग हैं, वो आप उनके घर जाएं, वो आपको इतनी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, वो मतलब खाना आपको सर्व करते हैं, इतना रिस्पेक्ट देते हैं, बट और ये सिर्फ खास तौर पेशावर के बारे में नहीं है, इट्स आई थिंक एवरीवेयर, is that as a woman you are welcomed into the house, but only and treated that way because the respect you are, they are actually giving respect to your husband, कि अच्छा आप उसकी बीवी हैं, मैं आपका ख्याल करता हूँ, you know. I think अगर मैं if I were to go just as a soul अकेले female without any connections, without actually having gone through all the characters that we had been filming with, I think शायद थोड़ा मुश्किल होता, because जिस तरह से हम जाके सब्जेक्ट से बात करते हैं, उनका बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है, you know. उनको जब हम स्वात भी गए, हम हंगू गए, हम पेशावर गए, बनो, वहाँ पे तो औरतें हमें यही कहती थी कि हमें इजाज़त, मतलब हर औरत नहीं, लेकिन जिनसे हमने बात की थी फॉर द पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट्री, कि हमें इजाज़त लेके ही हम घर से निकलते हैं। बिल्कुल, और आई थिंक यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना कि अगर हम आउटसाइडर हैं और हम किसी के मेहमान बन के जाते हैं किसी भी सूबे में, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात नहीं हो रही है, तमाम सूबों की बात हो रही है, तो जब तक आप गेस्ट होते हैं, चाहे आप औरत हो या मर्द, आपकी एक अलग वैल्यू है, लेकिन वो जो तफरीक है वो उधर आती है ना जब बात होती है हमारी अपनी औरतें। एक तो ये कि ये पूरा लफ्ज़ के अपनी औरतें, मतलब क्या ये प्रॉपर्टी है किसी की? मेरे ख्याल में तो नहीं है, कानून तो ये नहीं कहता, लेकिन हमारी औरतें पे जब बात आती है तो फ़ौरन से तफरीक लाइन खींचती है कि आप जाके बाहर शूट भी कर सकती हैं, आपकी चादर का साइज़ थोड़ा पतला भी हो जाए तो आप कहीं पर भी खड़े होके जो है वो कैमरा भी इस्तेमाल कर सकती हैं, 10 लोगों से मिल भी सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाएगा, लेकिन वो अक्सर एज अ गेस्ट ट्रीट किया जा रहा होता है, क्योंकि शायद ये अंदाज़ा होता है कि कुछ दिन बाद आप और आपकी शख्सियत यहाँ से चली जाएगी, एंड देन
हमारी औरतें को ये इजाजत नहीं है। बिल्कुल। ये तो बहुत मतलब ये तो मैंने कराची के भी घरों में देखा है, मैं हर जगह ही देखा है कि इट्स ऑलवेज हमारी वर्सेस अदर्स। तो अदर्स के लिए पूरी दुनिया के ऑप्शंस खुले हुए होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे लोगों को तमाम जगहों पे जाने में बहुत खुशी होती है कि यार वंडरफुल, पाकिस्तान इज सो हाँ, हॉस्पिटेबल और सबके लिए so राहें खुली हुई हैं। welcoming. लेकिन बात हुई है कि जिन लोगों पे आप डॉक्यूमेंट्री बनाने जा रहे हैं उनका अपना लिव्ड एक्सपीरियंस तो कुछ और ही है ना। वो तो कह रहे हैं कि क्या है। और जिस तरह की केसेस से तबस्सुम साहिबा और साइमा साहिबा और फातिमा जी का ताल्लुक पड़ता है, तो वो तो भी कोई ऑब्वियसली आई मीन वो एक्सपीरियंसेस तो फिर और तरह के हैं बिल्कुल। साइमा जी, आपके लिए एक सवाल आया है कि क्या आपकी कोई हेल्पलाइन नंबर है या कोई पोर्टल है जिसके जरिए बच्चे या औरतें जो विक्टिम्स हों केपी में वो आप तक जी पहुंच जी सकें, और हाँ जी आप किस तरह से हेल्प करती हैं खवातीन को उनके जायदाद के जो हुकूक हैं वो दिलवाने में, इसके बारे में? देखिए ये 15 तो हमारी हेल्पलाइन है, पुलिस हेल्पलाइन केपी में ना। तो इसमें वो कॉल करते हैं, फिर हम उनकी कंप्लेन लेते हैं। और वैसे वो हमारे मेरे ऑफिस भी आ जाए ना, तो वो एक एप्लीकेशन करती हैं हमें कि भाई ये देखिए मेरे भाई मुझे जायदाद में हिस्सा नहीं देते या मेरे फादर नहीं देते। तो फिर वो हमारे डीआरसी बने हुए हैं हमारे अपने थाने जात में ना, ये अपनी एक कोर्ट बनाई है, कोर्ट कचहरी, जो कि इनके फैसले करती है। अगर वो उस फैसले को मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो वो वाली बात की फिर हम उन पे एफआईआर करते हैं, उनको फिर अरेस्ट करते हैं। और फिर जब उनके वो पटवारी साहब को बुलाते हैं कि भाई देखें इनका हक बनता है, ये विरासत में शामिल हैं, तो वो फिर कोर्ट फैसला करती है कि भाई क्या ये इस फलाने शख्स की बेटी नहीं है। अगर कोई कोर्ट कह दे कि हाँ ये नहीं है, तो फिर तो वो हिस्सा ही नहीं बनता ना। फिर तो वो तस्दीक करते हैं कि भाई क्या इससे कोई ब्लड रिलेशन आपका नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि बस इसकी शादी पे हमने जहेज में इसको फ्रिज दे दिया, टीवी दे दिया, इसका कोई हक नहीं बनता। तो ये गलत है, दिस इज द रॉन्ग। ये होना नहीं चाहिए। अब हमारे जो विरासत में हमारे जो बाप दादा की जायदाद में जो हमारा हिस्सा बनता है, तो वो तो हमारा हक है ना। वो तो इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो वो तो उसका हक है। वो तो इस्लाम ने हक दिया एक औरत को जायदाद का, आप कैसे उससे छीन सकते हैं। कौन सी कोर्ट ऐसे कहती है कि भाई इस पे हकूक निस्वा का बिल भी पास हुआ है। ये भी मैं आपको बता दूं कि औरतों के हकूक का जो बिल पास हुआ है उसमें ये चीज उन्होंने लिखी है सबसे पहले कि औरत को जायदाद में हिस्सा दिया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये औरत को महरूम रखा जाए, लेकिन ये होता है ऐसे कि भाई बहन कहती है बस मैंने माफ कर दिया है। तो ये चीज नहीं है। ये इस्लामिक लॉ भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है कि भाई ये माफी शाफी ये चीजें नहीं होती हैं। जो आपका हक है वो आपने लेना है, हर सूरत लेना है, चाहे आपको नहीं भी चाहिए वो आपने लेना है और वो देना भी है। अगर इस तरह नहीं देते तो फिर हम उस पर एफआईआर करते हैं, उनकी कंप्लेंट हम दर्ज करते हैं। और बस उस पर हम ये काम बिल्कुल मैं खुद कर रही हूँ। इस पे मैंने 3-4 केसेस अभी फिलहाल किए हुए हैं, तो उनको उनका राइट दिलवाया है। इस तरह से एक जबरदस्त। औरत आई, ज़ईफ औरत आई बेचारी, वो कहती है कि मेरे बेटे ने मेरे ही घर से मुझे निकाल दिया, मैं ये नीचे दुकान वाली छत के नीचे सोती हूँ। तो उस पे मैं इतनी खफा हो गई, फिर मैंने उसके बेटे के खिलाफ, उसका बेटा जो था वो लायर था, फिर मैंने उस पे हाथ डाला। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसकी कंप्लेंट पे मैंने जो तो अपने डीआरसी कोर्ट में दर्ज किए। मैंने कहा भाई इसका ये प्रॉब्लम है, ये फैमिली कोर्ट में इस तरह के केसेस जाते हैं, तो वो फिर इस तरह कोर्ट के थ्रू हल होते हैं। तो इस तरह हम करते हैं केसेस। सही सही, और तो ये तो आपने अच्छी बात बात है की कि थी उस वक्त मेहमान नवाजी की, तो उसमें मैं एक बात करना चाहूंगी कि ये कल्चर जो है ना पिशावर पठानों में बहुत है। उन्होंने अपने मेहमानों के लिए हुजरे बनाए हुए हैं, उन्होंने अपने मेहमानों के लिए एक मखसूस जगह बनाई हुई, उसमें सिर्फ वो मेहमान ठहरेगा। तो मेहमान नवाजी की मैं यहाँ पे बात इसलिए करी कि आपने अभी बताया था, तो मैं कह रही थी कि आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमारे पठान बहुत ज्यादा मेहमान नवाज लोग हैं। बहुत और मैं ज्यादा आप लोग हमने को भी तो इनवाइट करती एक्सपीरियंस हूँ कि कीजिए आए, अब। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आए, मेरे मेहमान आए। आप लोग को दावत थैंक यू सो देती हूँ, मच। आए तशरीफ लाएं पिशावर। मुझे तो बस बहाने चाहिए पेशावर आने के बार बार, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है वो शहर। आए, मेरा आपको अब आपको किला वाले साथ दिखाऊंगी, आए। आप तो हमें एक्सेस भी दिलवा सकती हैं वहां तक, क्योंकि हम हमेशा बाहर से देखते हैं, मुझे यकीन है कि आप हमें अंदर भी सैर करा सकती हैं। थैंक यू सो मच बिल्कुल साइमा जी। बिल्कुल, थैंक और यू। अभी मेरा अगला सवाल मुझे
पूछना ही था तबस्सुम साहिबा से, और वो बात से बात बड़ी ब्यूटीफुली जुड़ रही है, और उसके बाद फातिमा जी हम आपके पास आएंगे। तबस्सुम साहिबा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अभी ये मेहमान नवाजी की बात हो रही थी, राइट? और मेहमान नवाजी में काफ़ी वो एक उसकी बात हो रही थी कि जी खैबर पख्तूनख्वा में बहुत ज़्यादा हॉस्पिटैलिटी है और ये सारी बातें हैं। आपकी जो ये जो फिल्म है फ्रीडम फाइटर्स, उसमें अच्छा, और जो मेहमान नवाजी है, पूरा पख्तून वली का जो कोड है, उसका भी एक बहुत अहम एक हिस्सा है, एक अहम उसका एक फैक्टर है कि जी हॉस्पिटैलिटी जो है वो, और मेहमान की कदर और उसकी प्रोटेक्ट करना जो है वो एक बहुत अहम बात है। जब मैंने फ्रीडम फाइटर्स देखी तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग बात लगी, जिसके अंदर आपने बड़े ही एक, जिसको कहा जाए कि दबंग तरीके से ये कहा है कि हमने पख्तून वली को चैलेंज किया है इस जिरगा के जरिए। अच्छा, अब बात ये है कि मेरा ताल्लुक क्योंकि कराची से है, तो मैंने जब भी पख्तूनवली के बारे में पढ़ा है तो उसको बहुत ज़्यादा लोकल मीडिया में भी और इंटरनेशनल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है कि जी पख्तूनवली जो है वो ये कोड है। और जब भी बल्कि बात होती है, इवन मतलब पिछले कई दिहाइयों की जो मिलिटेंसी वगैरह की बात होती है, तो लोग ये कहते हैं कि अरे वो तो पता नहीं क्या हो गया, लेकिन हम तो असल में पख्तूनवली के मानने वाले हैं और सपोर्टर्स हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सी चीजें हैं पख्तूनख्वा के कोड में जो आपको लगता है कि हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं? क्योंकि एज आउटसाइडर्स हमें लगता है कि नहीं ये कोड तो फिट है, लेकिन आपने अगर उसको चैलेंज किया है तो जाहिर है आपने किसी बुनियाद पे किया है। या क्या आपको ये लगता है कि पख्तूनख्वा एक ऐसा कोड है जो मर्दों को सर्व करता है और औरतों को सर्व नहीं करता? या क्या आपको लगता है कि एक ऐसा कोड है जो कि पेपर पे अच्छा है लेकिन इम्प्लीमेंट अच्छा नहीं हो रहा? आप उसकी रियल पिक्चर जरा हमें बताएं, क्योंकि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग उसकी बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम कहते हैं कि बहुत बहुत शायद अच्छी कोई चीज़ है, बट आई वांट यू टू एक्सप्लेन टू अस कि आपको उसमें क्या बातें लगी हैं जो आपको ज़रूरी लगा कि इसको चैलेंज करनी है, या इसके कुछ एंगल्स को चैलेंज करना ज़रूरी है। हमारी पख्तून वाली मैं कहूँगी तबस्सुम जी थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज, रियली सॉरी। कुछ ऐसी चीजें भी हैं हमारी पख्तूनवाली की जो कि अच्छी हैं, मगर कुछ ऐसी चीजें भी हैं हमारी पख्तूनवाली में जो कि हमारे राइट्स के अगेंस्ट जाती हैं, जो कि हमारी राइट्स की वायलेशन करती हैं और हमारे हक को गजब कर देती हैं। तो उन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने उन्हीं चीज़ों को उठाकर, जो गलत चीज़ें हैं उसमें, उसी को उठाकर मैंने चैलेंज किया है और उसी को लेकर मैंने ये कहा है कि मैंने एक पख्तूनवाली को चैलेंज किया है। तो ये कि मैं समझती हूँ कि जैसे वो औरतों का जिरगे में बैठना अपनी गैरत को गैरत समझते हैं, और जैसे उनकी जैसे बेइज्जती हो रही है और उनकी पख्तूनवाली हर्ट हो रही है, तो उसी को लेकर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने चैलेंज किया है कि हाँ, एक औरत जिरगे में बैठ सकती है, एक औरत जिरगा भी कर सकती है, एक औरत का जिरगा हो भी सकता है और औरतों का अलहदा भी जिरगा हो सकता है। तो काफी ऑन द रिकॉर्ड लोगों ने ये बातें कही हैं हमसे कि इन्होंने हमारी पख्तूनवाली को चैलेंज किया है, हमारी पख्तूनवाली पे इन्होंने हर्फ उठाया है। तो थ्रेड्स भी काफ़ी सारे मिले इन बातों से, और काफ़ी सारी बातें भी मुझे सुननी पड़ी यहाँ पर। मेरी फैमिली को भी काफ़ी सफ़र होना पड़ा इन बातों से। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि मैं पूरी की पूरी पख्तूनवाली की बात कर रही हूँ, इसमें ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको चैलेंज करना ज़रूरी है। राइट। तो आपने कहा कि फॉर इंस्टेंस आपने कहा कि एक बात तो ये है कि जैसे औरतों का जिरगे में ना बैठना, ये इसने आपने इसको चैलेंज किया। उसके अलावा और कौन सी ऐसी चीजें जो आपको लगता है कि इम्प्रूव हो सकती हैं इसके अंदर? स्वरा में लड़कियों को स्वरा में दे दिया जाता है। फिर ये होता है कि अगर जब कहीं को सुलह करनी होती है तो नवाते हमारी एक रस्म है जिसमें हम कुरान और चादर लेकर अपनी औरतों को भेजते हैं कि सुलह हो जाए दो फैमिलीज के दरमियान। तो जब हम इस तरह से एज अ टूल यूज हो रहे हैं और इनकी पख्तूनवाली उस वक्त हर्फ नहीं हो रही, तो हमारे बैठने से और हमारे फैसला करने से क्यों इनकी पख्तूनवाली हर्फ हो रही है? समझने की बात है, सोचने की बात है। तो उसी को लेकर मैं यही जब सवाल पूछती हूँ तो वो खामोश रह जाते हैं और ज्यादा जो बोलने लग जाते हैं कि ये तो अगेंस्ट जा रही है, कल्चर के अगेंस्ट जा रही है। मैं तो सिर्फ पख्तूनवाली नहीं कह रही, मैं तो बाकायदा एक कल्चर कह रही हूँ कि हमने चैलेंज किया है कि जिसमें कभी भी इस तरह से नहीं हुआ कि एक औरत बैठी है या कुछ औरतें बैठी हैं और उन्होंने फैसला किया है और मर्दों ने माना भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो इस हद तक बात पहुंच गई है कि जो हमारे DRC हैं, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन काउंसिल्स, मैं उसमें भी फर्स्ट फीमेल मेंबर हूँ, क्योंकि उनको रियलाइज हो गया है कि जिरगों में एक औरत का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्योंकि जब औरत आती है तो मैं ये नहीं कहती कि जिरगा बुरा है, जिरगा बुरा नहीं होता, लेकिन ये होता है कि जब तक जैसे उसका एक मुख्तियार होता है लड़की का, अगर वो कोई और बात कह देती है, मुख्तियार जाके जाहिर सी बात है कुछ बात कह देता है, कुछ जग देता है या भूल जाता है या पूरी बात पहुंच नहीं पाती, तो उसका फैसला ही उलट हो जाता है। बरक्स इसके अगर एक औरत बैठी है और वो लड़की बैठी है और अपनी बात खुद ही कह देती है बेला झिझक, तो मेरे ख्याल से फैसला भी सही हो जाता है। मैं जिरगे को पसंद करती हूँ क्योंकि एक स्पीडी जस्टिस सिस्टम है, तो उस वक्त ही बात खत्म हो जाती है। लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोगों ने इसकी कुछ रस्मों को, कुछ रिवायात को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, जिनको हमने चैलेंज किया। बिल्कुल अपने अपने मकसद के लिए यूज किया है, जाहिर है। और आई थिंक ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि जब जब ये आई थिंक यही एक पावर है लोकल स्टोरी टेलर्स की, जो जो इस फिल्म में जिन लोगों ने मतलब आई थिंक डॉक्यूमेंट्री का काम किया है वो यही है कि आप जब वेस्टर्न मीडिया को देखते हैं बहुत ज्यादा, तो आपको नेसेसरली जिरगा सिस्टम पे ही सवाल उठता हुआ नजर आता है। लेकिन हियर वी हैव अ वुमन जो कि ये कह रही है कि मुझे जिरगे से प्रॉब्लम नहीं है, जिरगे की ऑपरेशन का जो तरीका है वो थोड़ा बेहतर हो सकता है। क्योंकि वाकई में इस जगह पर तो मतलब इंसाफ तो एक लॉन्ग डिस्टेंट ख्वाब है, पता नहीं अक्सर नहीं मिलता है। तो उसमें वाकई में स्पीडी ट्रायल्स और स्पीडी जस्टिस भी एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है जो बारीकियां हैं चीज़ों की, कि पूरे सिस्टम को आप मतलब जरूरी नहीं है कि लोगों के लिए पूरा सिस्टम बुरा हो, उस सिस्टम में कुछ इंप्रूवमेंट्स लाके भी हम क्विक फिक्सेस ला सकते हैं। मेरा एक सवाल फातिमा जी से है, मतलब बल्कि मेरा नहीं है, लाइव किसी ने भेजा है और ये भी सिस्टम्स की बात हो रही है इधर। इन्होंने पूछा है फातिमा जी कि क्या इस वक्त कोई मिनिमम वेज से मुतालिक कोई अवेयरनेस कैंपेन चल रही है और लोकल लेवल पे आपके इदारे के जरिए या मुख्तलिफ लोकल इदारों के जरिए, और अगर नहीं तो 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 क्यों नहीं, इसके क्या चैलेंजेस हैं? और जनरली आई थिंक एक सवाल ये भी बनता है कि मिनिमम वेज की अवेयरनेस कैंपेन्स के बारे में तो आप बताएं अगर चल रही हैं, और अगर नहीं चल रही तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो आम शहरी हैं पूरे पाकिस्तान के, क्योंकि ये तो नेशनल लेवल का इशू है, हम किस तरह से पुश कर सकते हैं? क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, हर किसी का भी दिल नहीं चाहता कि अपने बॉस के खिलाफ आवाज उठाए क्योंकि नौकरी से निकाले जाने का डर होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा कॉलर पकड़ सकें लोगों का कि हमें हकूक दो अपने जो हैं पेपर पे। फातिमा जी माइक म्यूट है आप जी। हेलो हेलो। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। स्कूल के मैं ये समझती हूँ कि ये बॉन्डेड लेबर या फोर्स लेबर के हवाले से मिनिमम वेज जो है ना वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। किसी भी आप दुनिया में कहीं भी देख लें कि जब गुलामी की बात हो रही होती है तो गुलामी जो है वो जुड़ी हुई होती है मिनिमम वेज के साथ, कि इनकम क्या है उसकी, उसकी मिनिमम वेज क्या है, उसको क्या जो है उजरत उसको क्या मिल रही है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जिस किसी का भी सवाल है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एक बेसिक सवाल है कि मिनिमम वेज जो है वो उसकी गुलामी के साथ, फोर्स लेबर के साथ एक बहुत बड़ा एक मैं समझती हूँ कि उसका इम्पैक्ट हो सकता है। और वहीं से गुलामी जो है ना वो शुरू होती है जब मिनिमम वेज पूरी नहीं मिल रही होती। अब सवाल ये है कि इसके लिए कैंपेन, इसके लिए बिल्कुल हम एक रेगुलर कैंपेन करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, और इसके करने के लिए हमें मल्टी डायमेंशनल जो है वो किस्म की एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है। एक साइड पे हम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को ऑन बोर्ड लेते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं, और पर्टिकुलरली मिनिमम वेज बोर्ड जो है उनके साथ भी हम इन टच रहते हैं, उनको भी टाइम टू टाइम लिखते रहते हैं। और हमारे जो वर्कर्स के नुमाइंदे वहाँ बैठे होते हैं मिनिमम वेज बोर्ड में, उनको भी हम नोक करते रहते हैं उनका दरवाज़ा कि जी आप जब आइंदा आप मीटिंग हो तो उसमें मिनिमम वेज जो है उसका ज़रूर एक तो ख्याल रखें कि मिनिमम वेज जो है वो लिविंग वेज होनी चाहिए। वो मिनिमम वेज दुनिया में तो अब लिविंग वेज की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे हमारे मिनिमम वेज जो है वो अनाउंस तो कर देते हैं, लेकिन असल प्रॉब्लम उसका ये है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो जब मिनिमम वेज की इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉब्लम आता है तो वहाँ भी हम डिपार्टमेंट्स के साथ भी, इंडिविजुअल भी और कलेक्टिव भी, हम उनके साथ जो है वो कंसल्टेशंस भी करते हैं
और फिर बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, लाइक जिस तरह के हमारा एक बहुत बड़ा साल में इवेंट होता है, इसको हम फ्रीडम डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। 1992 में जो है वो बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट बना था, और उस बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट के जब वो बना और फिर उसके रूल्स फ्रेम हुए 95 में, तो उसमें हमारी ये बहुत बड़ी स्ट्रगल थी वो एक्ट बनवाने में और उसको जो है उसके रूल्स फ्रेम करवाने में। तो उसमें बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट पाकिस्तान का और पर्टिकुलरली हमारा जो था, मेरा जो था, वो बड़ी मैं फोकस्ड थी कि एटलीस्ट कुछ कवानीन इस तरह के बन जाए जिनको जाकर फिर हम लाइन डिपार्टमेंट या जो मुतलका डिपार्टमेंट है उनको जाके उनका दरवाज़ा खटखटाएं, उनसे हम डिमांड करें कि जी ये आप इसको करें। तो ये हम मुख्तलिफ लेवल की एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, उसके लिए कैंपेन करते हैं, नेशनल लेवल पे करते हैं, प्रोविंशियल लेवल पे करते हैं, और हम फिर असेंबली के जो मेंबरान होते हैं प्रोविंशियल और नेशनल, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की मैनेजमेंट को भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो है उसमें इन्वॉल्व करते हैं, हम वर्कर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, डिपार्टमेंट्स को भी करते हैं। तो इस तरह हमारी ये जो है वो मल्टी डायमेंशनल जो है वो चल रही होती है। और ख़ास तौर पे मैं मेंशन करना चाहूँगी, आपको भी सलाम है, आपका पर्टिकुलर आपका बॉन्डेड लेबरर्स की जो हिस्ट्री है और उनकी जो सारी है उसमें है या आपका बड़ा रोल है। तो मतलब मैं आपको भी सलूट करती हूँ तमाम उन औरतों की तरफ से ख़ास तौर पे कि अब तो अल्लाह का शुक्र है हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो हमारे पास इतना होता है कि हम इन डिपार्टमेंट्स को जाके तो उनको उनका दरवाज़ा खटखटाएं, उनको लिखें, उनके साथ कंसल्टेशंस करें और फिर उनको किसी ना किसी तरीके पे इस चीज़ पर लेकर आए कि वो इस पर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं। लेकिन प्रॉब्लम जो है वो ये है इम्प्लीमेंटेशन का मिनिमम वेज के लिए कि हमें जो है अपने जो हमारे इलेक्टेड जो नुमाइंदे होते हैं वो किसी भी पार्टी से हों, हमें ये ख्याल करना चाहिए। और इसकी हमने बाकायदा लास्ट जो इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन, उसमें हमने बाकायदा कैंपेन बनाई थी, और अभी भी जो इलेक्शन होने जा रहे हैं लोकल बॉडी के, तो उसमें भी हम इसको देख रहे हैं कि हम इसमें एक बड़ी जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की कोई कैंपेन लेकर जाएं कि जी आप ऐसे लोगों को ना इलेक्ट करें, आप ऐसे लोगों को वोट ना दें जो आपके लिए जाकर असेंबलीज में बात ना करें, जो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन ना करवा सके। कवानीन तो बन जाते हैं, मिनिमम वेज अवार्ड जो है वो हर साल 2 साल, बाजुका 3-3 साल नहीं अनाउंस ही नहीं होता, और फिर अगर वो अल्लाह अल्लाह करके 3-3 साल 4-4 साल तो हम ये लगे रहते हैं कि जी आप इसको अनाउंस करें, आप इसको रिवाइज करें। अच्छा वो प्रेशर डालते हैं, उससे रिवाइज भी हो जाता है, मगर वहीं आके फिर रुक जाते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। और इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते में जो सबसे बड़ी हर्डल है वो हमारे ये इलेक्टेड, सॉरी टू से, पता नहीं इसके भी कोई कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हो सकते हैं, लेकिन वो एटलीस्ट जिम्मेदार है हमारे वो नुमाइंदे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो नुमाइंदे जिम्मेदार है। और वो सबसे बड़ी हर्डल है, क्योंकि भट्टा और एग्रीकल्चर का हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह भट्टा का जो है वो, और यहाँ पर जो है भट्टे पे जो नाजायज पैसा कमाते हैं। मिनिमम वेज से मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे जरूर मैं समझती हूँ कि बड़ी शायद सबके लिए कोई फायदा मंद हो सके। मिनिमम वेज का एक बहुत सिंपल सा जो है ना वो हमने कैलकुलेशन की है कि इस वक्त जो है वो 1195 रुपये मिनिमम वेज है 1000 ईंट बनाने की, और 1000 ईंट जो है वो ईंटों का भी अब आगे कैटेगरी है कि ये स्पेशल ईंट है, ये गुटका है, और ये जो है एक आम ईंट है। तो आम ईंट का है जो वो रेट मिनिमम वेज जो है वो अनाउंसड है बाय पंजाब की मैं बात कर रही हूँ, वो 1195। अच्छा अब 1195 में से अब लोगों को मिल रहा है इस वक्त कितना, 600 या 700। अब बहुत अच्छी जगह पे अगर आप चले जाएं तो वो 700 जो उसको मिल रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 1200 रुपये में से अगर आपको 700 रुपये जो मिनिमम वेज मिल रहा है,
तो 700 में से भी वो काट लेते हैं कि जी ये 200 रुपया तो हमने आपको चूंकि एडवांस दिया हुआ है, वो उसमें से हम डिडक्ट करेंगे, तो उसके जो हाथ में आता है वो 500 रुपया आता है। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, ये वर्कर्स की भी हम ट्रेनिंग करते हैं, हमारा इस तरफ भी फोकस है कि वर्कर को जब कोई भी मीडिया का बंदा पूछने जाता है या कोई भी सरकारी लेवल पे हमारे शोर मचाने पे, डिमांड पे कोई चीज होती है कोई थोड़ी सी, तो उसमें ये है कि वो जब जाके वर्कर से पूछते हैं तो क्या आपको क्या रेट मिल रहा है, तो वो कहते हैं जी हमें 700 मिल रहा है। इनफैक्ट उनको मिल रहा होता है 500 200, तो वो आपका किसी वो इक्नॉलेज ही नहीं होता, हिसाब किताब में कोई डिडक्ट होता नहीं, रास्ते में गायब हो जाता है। लेकिन वो 500 जो है एक भट्टे पे जो है ना, हर सूरत में को 50 फैमिलीज होती हैं, 50 फैमिलीज काम करती है, वरना भट्टा नहीं चलता, वो भट्टा पे लॉस में जाता है। अब एक भट्टे की जो जरूरत है वो 50 फैमिली है, और 50 फैमिली का अगर आप 700 रुपया निकाल दे, 7 और 5 12, 500 रुपया कम मिला। जब 500 रुपया कम मिला उसको आप मल्टीप्लाई करें 50 से, जब आप उसको मल्टीप्लाई 50 से करेंगे तो आप देखेंगे कि डेली जो है वो तकरीबन हमने निकाली थी कि वो कुछ 34-35 हजार रुपया जो है वो एक भट्टे की मिनिमम वेज के खाते में ही वो चोरी हो जाती है, वो उस मजदूरों की मजदूरी चोरी हो जाती है। जब उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कि वो 26 डेज काम करता है, तो वो फिर और बढ़ जाती है, वो उसको फिर आप 26 से मल्टीप्लाई कर लें उस 34,000 को, 34,000 को जब उस पे करेंगे आप, तो फिर आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये मिलियन और ट्रिलियन में डेली रोजाना की बुनियाद पे पाकिस्तान में एक मिनिमम वेज जो है वो छीनी जा रही होती है। बिल्कुल, जो हक जो है हकदार तक पहुंच ही नहीं रहा, हकदार तक पहुंच ही नहीं रहा। अच्छा, अब ये बाकायदा एक बहुत बड़ा माइंडसेट है, और ये माइंडसेट की एक सोच है। हमने बहुत सारे ओनर्स को जाके इंटरव्यू किया, उनसे बात करने की भी कोशिश की, हम ओनर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं कि किसी तरीके उनको भी हम अपनी बात समझा सकें या कह सकें। तो ये भी हमने एक तरीका सोचा है कि ओनर्स को किसी ना किसी तरीके से हम कोशिश करें कि उनको अपनी कंसल्टेशन में लेके आए। तो वो ओनर की जो हमें समझ आई है, जो हमें उनकी बात समझ सके हैं कि वो ये चाहते हैं, वो नहीं चाहता। वो एक ओनर ने बड़ा सीधा सीधा कह दिया, कहता जी अगर हम इनको मिनिमम वेज, इनको हम 1200 रुपया रोज दे देंगे, ये फिर हमारे पास 12 घंटे 14 घंटे काम नहीं करेगा। ये कहेगा ठीक है 1000 ईंट जो है ना वो मैंने बना ली है 5 घंटे में 6 घंटे में, मेरी आज की जरूरत 1200 थी, फिर ये ज्यादा प्रोडक्शन नहीं देगा। तो इनको जितनी प्रोडक्शन ज्यादा मिलती जाती है उतना ही इनको प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। तो ये हमारा ट्रिलियन में एवरी डे जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कोई 30,000 से ज्यादा भट्टा जा रहा है। गवर्नमेंट अब उनको एक्नॉलेज कर रही है कि ये 18 से 20,000 है, जबकि रजिस्टर्ड भट्टों की तादाद को 10-12 हजार है। 10-12 हजार तो पंजाब से ज्यादा तो पंजाब और सारी जो वर्स्ट फॉर्म ऑफ जो बॉन्डेड लेबर है वो 3 प्रोविंसेस में मौजूद है, एक के खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध के अंदर और पंजाब, ये बड़े हैं 2, और खैबर पख्तूनख्वा में। हाँ, खैबर पख्तूनख्वा में अपने कुछ एक जो है मैं कहती हूँ कि उनके अपने कल्चर के हवाले से कुछ एथिक्स हैं, तो वहां पर उस बदतरीन की नहीं मिलती जो औरतों के साथ और बच्चों के साथ जिस तरह का वो होता है सलूक। एक मैं बात यहाँ पे करना चाह रही थी, चूंकि मैं सारी डिस्कशन सुन रही थी। देखिए, हम खवातीन जब जाती है ना, तो वो लोग अपनी खवातीन से हमको बिल्कुल सेपरेट रखने की कोशिश करते हैं और सेपरेट कर भी देते हैं, साथ बिठा भी दें हमारे, तो हम एक तरह से ऐसे होते हैं कि जैसे हम कोई मुजरिम है, यानी हम बड़े नंगे लोग हैं, हमारी कोई हया नहीं है, हमें कोई शर्म नहीं है, और उनकी जो औरतें हैं वो बहुत मतलब हमारे निस्बत बहुत मोहतरम है। हालांकि सारी औरतें मोहतरम होनी चाहिए, लेकिन वो हमें कैटेगराइज कर देते हैं कि चूंकि हम घर से बाहर निकलने वाली औरतें हैं, हम सर पे दुपट्टा नहीं लेते, और ये हमारी जो टारगेट ग्रुप होते हैं, जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे होते हैं, ये उनको भी बुरी तरह एक्सप्लॉइट करते हैं इस बात पर कि देखें ये जो खातून आ रही है इसके तो सर पे दुपट्टा ही नहीं है, ये तो वैसे ही बड़ी बेहया है, और ये तो पता नहीं किसके लिए काम करती है, ये आपकी औरतों को खराब करेगी, ये आपके बच्चों को खराब करेगी, आपको। तो फिर मजबूरन हमें जब हम उस कम्युनिटी में जाते हैं या उस अपने टारगेट ग्रुप में जाते हैं, तो हमें बड़ा देखना पड़ता है कि हमारे सर पे दुपट्टा भी पूरी तरह से हो, हमें बड़ा इस बात का ख्याल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमें बिल्कुल अंदाजा है। माहिर ने भी बात की कि वो जब हमारी मेहमान नवाजी तो वो कर रहे होते हैं,
लेकिन वो हमारे साथ बैठना, वो मर्द जो है वो बड़ा खुश होते हैं हमारे साथ बैठ के, लेकिन जो हमारे साथ हमारे कुलीग होते हैं वो उन कुलीग्स के साथ अपनी औरतों को बैठने की हरगिज इजाजत नहीं देते। और ये बहुत बड़ा उस वक्त हमें लग रहा होता है कि हम एक तरह से हरास हो, मैं तो बहुत हरास होती हूँ और मुझे बड़ी एक सिकनेस सी फील होती है कि ये हमारे साथ क्या इस तरह से जो है कि वो लोग हमारे साथ जो बैठना है वो बड़ी अपनी शान समझते हैं, लेकिन जब हमारे कुलीग जो कि बहुत अच्छे होते हैं और वेल ग्रूम्ड होते हैं और उनको पता होता है कि उन्होंने जो है औरत का एहतराम किस तरह करना है और कैसे करना है, उनको जो है ना वो और करना भी चाहिए, ये कोई उनकी मेहरबानी नहीं होती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो उनको उन खवातीन के साथ वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। तो वो अभी वहां तक पर थोड़ा सा, हाँ वहां पर एक थोड़ा सा बेसिकली जो रवैया है वो एक्सपोज हो जाता रवैये है कि एक्सपोज बराबरी जो है वो एग्जैक्टली होती नहीं है। आपने बहुत इस इंटरेस्टिंग बात की फातिमा जी, सॉरी आपकी बात कट रही है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की माइंडसेट के बारे में, जब आप भट्टा मालकान की बात कर रही थी कि वो कहते हैं उनका माइंडसेट ही यही है कि भाई इनको अगर ये हुकूक दे दिए तो ये फिर काम कम करेंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये एक बात है कि अगर इतने हुकूक मिल गए तो ये और मांगने लग जाएंगे। वो जो एक बहुत से लोगों के जहन में होता है ना कि इसको इतनी आज़ादी मत दो नहीं तो ये सर पे चढ़ जाएगा, इतनी दोगे तो और मांगेगा, इतनी मांगोगे तो और मांगेगा। तो आपका बहुत शुक्रिया फातिमा जी, आपने इतने एक मैं कहती हूँ कि बड़े आपने फैला के पूरे कॉन्टेक्स्ट में बात को बताया है। और हमारे पास टाइम तो हम खैर टाइम से ऊपर गुजर चुके हैं, बट मेरा एक लास्ट सवाल है तीन लोगों से, माहीन से और साइमा जी से और तबस्सुम जी से। और वो सवाल ये है कि ये जो माइंडसेट है जिसकी अभी फातिमा जी ने तो भट्टा मजदूरों के एंगल से बात की कि माइंडसेट ये है कि हुकूक ज्यादा नहीं देने हैं क्योंकि ज्यादा मिल जाएंगे तो फ्री हो जाएंगे लोग, राइट। और ये तो काम कर रही है फातिमा जी का जो काम है वो बहरहाल मर्दों और औरतों दोनों के लिए है, और भट्टा मजदूरों से के रिलेटेड ज्यादा है, जबकि हालांकि आई थिंक भट्टा मजदूरों में भी औरतों के चैलेंजेस अलग हैं और मर्दों के अलग हैं। लेकिन मेरा आप तीनों से एक बिल्कुल आखिरी खुदाफिज से पहले वाला सवाल ये है कि तबस्सुम जी आपकी लाइफ में आपके अच्छा, और अब बात ये है कि जो आप तीनों का जो काम है वो किसी ना किसी तरीके से वो औरतों से ज्यादा रिलेटेड है, क्योंकि आप औरतों के हुकूक की और औरतों की फ्रीडम्स को इंश्योर करने की ज्यादा कोशिश कर रही हैं। मेरा आप तीनों से ये सवाल है कि आप तो वुमेन्स इश्यूज पर काम करती हैं और हम सब वुमेन्स इश्यू पर किसी ना किसी तरीके से काम करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में अगर जायदाद औरत को नहीं मिलती तो ये औरत का तो मसला है, लेकिन इसके पीछे जड़ आई थिंक जो पिदरशाही निज़ाम है और मर्द हजरात की मेंटालिटी है। या अगर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो उसको कहा तो औरतों का मसला जाता है, लेकिन टेक्निकली तो ये मर्दों के हाथों और उनके जहनों का मसला है, क्योंकि उनके हाथ पैर चलते हैं, मतलब औरतें तो उसका विक्टिम है, बट मसला तो कहीं और है। आप तीनों मुझे ये बताएं कि आप तीनों जो भी काम करती हैं उसमें आपका वास्ता, आपका कांटेक्ट जिस भी तरह के मुख्तलिफ तरीके के आदमियों से होता है जो शायद कहीं ना कहीं आपके काम में बैरियर बनने की कोशिश करते हो, उन मर्द हजरात को या उन अनासिर को जो आपको आपका काम करने से रोकते हैं, आपका उनके लिए आज क्या पैगाम है? अगर वो आपको सुन रहे हो इस वक्त तो आप तीनों उनसे क्या कहना चाहेंगी? पहले तबस्सुम जी मेरा हाल बात कर लें, फिर हम माहीन के पास चले जाएंगे और फिर एंड में हम साइमा के पास चलेंगे। तो यही कहना चाहूंगी कि कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कहे, और बहुत कह भी चुके हैं, बहुत किया भी है, थ्रेट्स भी दिए हैं, फायरिंग भी की है। जितना उनके दिल में आया है उतना उतना उन्होंने मुझे धमकाया है, दबाया भी है, और आराम से बैठने के लिए घर में कहा भी है। हर वक्त की बात होती है ये तो, लेकिन वो जो कुछ भी कर ले हम अपने काम से पीछे हटने वाले नहीं है। हमने इस काम का बीड़ा इसलिए नहीं उठाया था कि हम चंद चंद लोगों की खातिर या चंद लोगों की वजह से हम वो काम करना छोड़ दें, या फिर हम अपना जो मकसद हमने पकड़ के रखा हुआ है, मकसद रखा हुआ है, हम वो छोड़ दें। तो जो भी सुन रहे हैं, जिनको भी एतराज है और जो पसंद नहीं कर रहे हमारे काम को, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि हम बहुत ही मौजरत के साथ हम ये काम जो जब हमने बीड़ा उठाया हुआ है बीड़ा, तो अब हम इसको छोड़ नहीं सकते, और ना ही हम इसको कभी छोड़ेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जितना आप करते जाओ कि आपका दिल और करता जाएगा कि आप और करो, मोर मोर एंड मोर। तो ये आप छोड़ भी नहीं सकते। एक दफा इस काम में आप आ गए तो बस समझो कि जैसे इसने आपको पकड़ लिया इस काम में।
तो मेरे लिए तो इसको छोड़ना नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। जबरदस्त। तो तबस्सुम जी का मैसेज है सॉरी नॉट सॉरी। थैंक यू सो मच। माइन आपकी बारी। आई थिंक कि जब तक आपका सारा पॉपुलेशन काम ना करे तो आपकी कंट्री आगे बढ़ ही नहीं सकती। और आप अपना थोड़े, इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट वुमेन फ्रॉम द वर्कफोर्स कम्प्लीटली, आप आपका स्टैंडर्ड ही थोड़ा लो ही रख रहे हैं। आप किस चीज़ से थ्रेटन्ड हो रहे हैं कि औरत आपसे बेहतर होगी उस काम पे? And if that is the case, then आप थोड़ा अपना standard बढ़ा दें. It'll just make you improve yourself. And also going back to जो मैंने पहले बात की थी victim blaming, और ये मैं पहले भी कहना चाह रही थी कि जब आप कहते हैं कि अच्छा औरत ने कपड़े सही नहीं पहने हों, या वो इतनी देर से क्यों बाहर निकली हुई थी, या वर्क प्लेस में भी वो क्यों काम करे, आप इन अ वे सिर्फ औरत को नहीं ऑफेंड कर रहे, आप सिर्फ औरत को इंसल्ट नहीं कर रहे, आप सारे मर्द को भी इंसल्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि हर मर्द का जो डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर है वो मतलब जानवर की तरह है कि वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते आपको। कि अगर औरत 10 बजे निकले तो जाहिर सी बात है मतलब मर्द उस अब्यूज़ या जो भी है वो होगा। तो आई थिंक मेन शुड ऑल्सो बी वेरी ऑफेंडेड जब इस किस्म की बातें होती हैं। Thank you, Mine. That's a very profound thought and a very different angle to think it from. साइमा जी, आप क्या कहना चाहेंगी आपके रास्ते में बैरियर बनने वाले लोगों से? बस मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि देखें, औरत जो है तो बहुत मजलूम सा तबका है। तो मैं कहती हूँ कि हर मर्द को चाहिए कि वो ख़वातीन का साथ दें, उनको तरक्की की राह में जो है तो उनके शाना बशाना चले। जैसे कि पीछे से वो थपकी नहीं मार देते कि शाबाश, उनको डांट दें कि भाई हाँ आपने बहुत अच्छा काम किया। मेरे फादर हैं, मैं अपनी ही एग्जाम्पल दे देती हूँ कि मैं ख़वातीन पे जो तशद्दुद होते हैं उनके लिए काम करती हूँ। तो मेरा वालिद साहब है, वो कहते हैं कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छी वर्क है, बहुत अच्छा काम किया आपने कि एक मजलूम औरत की मदद की। तो मैं कहती हूँ कि ये मर्द हजरात जितने भी हैं, अगर वो इसी तरह का सोचें, हालांकि मेरे फादर की तालीम नहीं है, अनएजुकेटेड है, लेकिन उन्होंने देखे किस अच्छे नज़रिए से उसने मुझे शाबाश दी। तो मैं चाहती हूँ कि हर मर्द, वो अपनी बहन भी रखता है, माँ भी उसकी लाजमी होगी, तो मैं कहती हूँ कि वो अपने घर की ख़वातीन की तरह देखें और ख़वातीन को भी ऐसी नज़र से देखें। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा होगा, इस तरह से हमारा माशरा तरक्की करेगा। कि भाई अभी अब इनकी माहिन साहिबा की बात है कि ये कहते हैं कि औरत क्यों रात को निकली ना, तो मैं कहती हूँ कि औरत रात को नहीं निकलेगी, औरत दिन को नहीं निकलेगी, औरत शाम को नहीं निकलेगी, तो औरत आखिर क्या करेगी? चार दीवारी में कैद रहेगी, उसका कोई काम होगा, अपने किसी काम के लिए गई होगी, बजाय इसके कि आप उसको सेव करें, सिक्योर करें, आप उनके साथ ज्यादती करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि भाई तमाम मर्द हजरात ख़ास तौर पे कि आप हमारी जो है तो हेल्प करें, हम आपकी बहनें लगती हैं, हम जो है तो इस कौम की बेटियां हैं, आप हमारा साथ दें कि हम इससे भी अच्छे अच्छे काम करें। आप लोग के पास कोई अच्छी एडवाइजेज हैं आप हमें दें। अब मैंने मोटरसाइकिल चलाई है, बाहर पेट्रोलिंग की है, तो मैंने ये साबित कर दिया कि भाई ये औरत कर सकती है, हर काम कर सकती है। और मर्द हजरात से गुजारिश करती हूँ कि वो ख़वातीन का साथ दें, क्योंकि वो, मैं कहती हूँ कि देखिए वो भी तो एक ख़वातीन के पेट से पैदा हुए हैं। अगर वो इस तरह की थोड़ा सा वो सोचे कि हमारा इस्लामिक में हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है तो अपनी बेटियों पे ना पर्दे का, किसी हदीस में कहीं पे भी कोई ऐसा हुक्म नहीं आया हुआ कि भाई तुम लोग औरत को एक चार दीवारी में रखेंगे और रखोगे इस तरह, नहीं, आप उनका साथ दें। तो मैं तो यही कहूँगी, बस मेरी ये एक इल्तिजा भी है, एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारा साथ दें। और हम दिल से एहतराम करते हैं मेल हजरात की भी, कि इनमें अच्छे भी बहुत से हैं, तमाम एक जैसे नहीं होते। तो मैं कहती हूँ कि हमारे साथ कॉपरेट करें, हमारे साथ मदद करें, और हमें आगे बढ़ने में हमारा शाना बशाना चलें, हमारा साथ दें, क्योंकि एक औरत कमाती है, एक मर्द कमाता है, तो घर अच्छे तरीके से चलता है, तो घर का चूल्हा चलता है। तो मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शर्म नहीं है।
कि मर्द वो करते हैं, काम करते हैं, औरत इसमें कोई शर्म नहीं है। आई थिंक मिलजुल के जो काम होते हैं उन्हीं में सबसे ज्यादा जादू होता है। और ये बहुत अच्छी बात की साइमा ने कि इसका पढ़े लिखे होने से ताल्लुक नहीं है, एक्चुअली तालीम का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसका शऊर से ताल्लुक है। और शऊर किताब पढ़े बगैर भी आ जाता है, और कभी कभी 1000 किताबें पढ़ के भी कुछ नहीं होता, कोई फर्क, तालीम भी कुछ लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाती, तो वो एक अलग मसला है जो कि किसी और दिन का डिस्कशन है। लेकिन मैं आप सबको, फातिमा जी, तबस्सुम साहिबा, साइमा जी और माहीन, आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आप सब बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आपके लिए हर मिनट बिजी है और हम ओवर टाइम भी चले गए, लेकिन आप लोगों की बातों से हमें फ़ायदा भी उठाना था, इसलिए हमारा बिल्कुल एक प्रॉफिट सीकिंग आज जो है वो मकसद था, इसलिए हम आपके साथ थोड़ा लंबा रहे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। और जो लोग हमें देख रहे थे या आगे हमारे रिकॉर्डेड सेशन को देखेंगे, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग प्लीज़ वो सब काम करते रहें जो आप अभी करते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा करते रहें प्लीज़। थैंक यू। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, थैंक यू।